देखिए स्टूडेंट्स, आज से अपन अपना फास्ट ट्रैक बैच स्टार्ट कर रहे हैं। और सबसे पहले हम लोग जो पढ़ना स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन बी इकोनॉमिक लॉ से। अब आपका जो सेक्शन बी इकोनॉमिक लॉ है, बड़े ध्यान से देखिएगा। जो ये 40 मार्क्स का है, 40 नंबर का आपका पूरा सेक्शन बी रहता है। सेक्शन बी के अंदर जो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे सेबी लॉज। सेक्शन बी के अंदर सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे सेबी लॉ। अब एक बार स्टार्ट करने से पहले बड़ी इंपॉर्टेंट और जरूरी बात सुन लें आप लोग। देखिए ये जो सेबी लॉ है, आपका जो सेबी लॉ है उसके अंदर 3 चैप्टर दिए गए हैं। पहला जो चैप्टर दिया गया है वो है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। सेकंड जो चैप्टर आपको दिया गया है वो है इनसाइडर ट्रेडिंग। एंड थर्ड जो चैप्टर आपको दिया गया है वो है टेक ओवर कोड। ये 3 चैप्टर का टोटल मिलाकर आपका सेबी लॉ बनता है। इन तीनों चैप्टर्स का टोटल मिलाकर आपका सेबी लॉ बनता है। क्लियर है ये चीज यहां तक? हम आज की क्लास में सबसे पहले जो शुरू करने वाले हैं वो स्टार्ट करेंगे अपना आईपीओ चैप्टर, देन उसके बाद में इनसाइडर ट्रेडिंग चैप्टर, एंड देन उसके बाद में टेक ओवर कोड चैप्टर। ये एक एक करके हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक और चीज मैं यहां पर स्टार्ट करने से पहले बता दूं, नॉर्मली ऐसा होगा कि हमने जो चैप्टर पढ़ा, चैप्टर कंप्लीट हुआ, कंप्लीट होने के बाद में उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम ऑन द स्पॉट वहीं पर सॉल्व कर लेंगे। लेकिन ये जो सेबी लॉ है, इसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे वो इन तीनों चैप्टर्स को कवर करने के बाद में करेंगे। ये तीनों चैप्टर जब खत्म हो जाएंगे तब हमारा सेबी लॉ खत्म होगा और हम हाथ की हाथ उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहां पर डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है ये चीज? तो अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो सेबी लॉ के अंदर जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, उसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। उसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। यहां पर एक क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, और क्वेश्चन ये आता है कि सर ये इनिशियल पब्लिक ऑफर आखिर होता क्या है? ये इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या होता है, क्यों लाया जाता है, कौन लेकर आता है, कब लेकर आता है? बड़े ध्यान से सुनिए। देखिए ये जो कंपनीज होती है ना बच्चों, जो कंपनी होती है, कोई भी कंपनी, उसको फंड, पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। कंपनीज को पैसे की, फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, पैसा चाहिए उनको। क्यों चाहिए पैसा? हो सकता है शायद कंपनी कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही है, हो सकता है कंपनी का जो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी प्रोजेक्ट चल रहा है उसके अंदर उसे कुछ पैसा इन्वेस्ट करना है, उसके लिए कंपनीज को पैसा चाहिए, फंड चाहिए। पैसा लाए कहां से ये कंपनी? कंपनी अगर फंड लेकर आना चाहती है उसके लिए या तो वो बैंक के पास में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास में जाकर लोन ले ले, ऐसा कर सकती है कंपनी कि बैंक के पास में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास में जाकर कंपनी लोन ले ले। ये भी हो सकता है ऐसा। लेकिन अब बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, अब मैं जो बोल रहा हूं, कंपनी को जब फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो कंपनी वो फंड पब्लिक से, जनता जनार्दन से कंपनी उस फंड को इकट्ठा कर सकती है, अरेंज कर सकती है। तो कंपनी पब्लिक के पास में जाकर पैसा इकट्ठा कर सकती है, अरेंज कर सकती है। अब कैसे करेगी? उसके दो तरीके होते हैं। कंपनी पब्लिक के पास में जाए और पब्लिक के पास में जाकर बोले कि मुझे लोन दे दो। कंपनी लोन मांग रही है, पब्लिक से लोन मांग रही है। तो पब्लिक बोलेगी कि यार हम तुम्हें लोन दे दें, क्या तुम हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करोगे? और क्या मैच्योरिटी डेट आ जाने पर तुम हमें पूरा पैसा वापस कर दोगे? कंपनी बोलती है जी हाँ। सपोज कीजिए मैं कंपनी हूं, आप पब्लिक है, मैं आपके पास में आया और मैंने आपसे बोला कि एक काम करो, 2 लाख रुपए दो और मेरे को 2 लाख रुपए 1 साल के लिए दो। मैं हर महीने आपको ब्याज दूंगा, इंटरेस्ट दूंगा। 1 साल कंप्लीट हो जाएगा तो पूरा पैसा वापस कर दूंगा, आपकी कमाई आ गई आपके पास में। इसलिए इसके लिए मैं राइटिंग में एक डॉक्यूमेंट पर ये सब बातें लिख कर दूंगा कि मैंने आपसे 2 लाख रुपए लिए, इतने टाइम के लिए मैं आपको इंटरेस्ट पे करूंगा, 1 साल बाद पूरा पैसा आपको रिटर्न कर दूंगा। उसे हम बोलते हैं डिबेंचर। लेकिन अब एक आता है दूसरा ऑप्शन, बड़े ध्यान से, और यही हमारा चैप्टर है कि कंपनी को जब भी पैसे की, फंड की रिक्वायरमेंट होती है अपने किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, तो कंपनी पब्लिक के पास में जा रही है और पब्लिक से पैसा अरेंज कर रही है। कैसे कर रही है?
कंपनी अपने शेयर इशू कर रही है, बड़े ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कंपनी अपने शेयर इशू कर रही है, पब्लिक को शेयर इशू कर रही है। कंपनी पब्लिक के पास में जाकर बोल रही है कि सुनो, मैं एक ऑफर लेकर आ रही हूं, उस ऑफर के अंदर तुम मेरे शेयर्स को खरीद लेना और इतने रुपए मुझको दे देना। उसको बोला जाता है पब्लिक ऑफर। उसको क्या बोला जाता है? पब्लिक ऑफर। दोबारा से बोलता हूं, कंपनीज को जब पैसे की रिक्वायरमेंट होती है और कंपनीज पैसा पब्लिक से रेज करना चाहती हैं, पब्लिक से अरेंज करना चाहती हैं, तो पब्लिक को ऑफर देती है कंपनी की, सुनो भैया मेरे पास में शेयर है, आप मेरे शेयर्स खरीद लो, उसके बदले में मेरे को पैसा दे दो। और उसको बोला जाता है दोस्तों पब्लिक ऑफर। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, अब बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये जो पब्लिक ऑफर की यहां पर मैं बात कर रहा हूं, ये जो पब्लिक ऑफर की मैं यहां पर बात कर रहा हूं, ये पब्लिक ऑफर दो टाइप का होता है। पब्लिक ऑफर दो टाइप का होता है। कंपनीज पब्लिक के पास में जाकर बोल रही हैं ये मेरा शेयर है, इसे खरीद लो, इसके बदले मेरे को पैसा दे दो। अब ये ऑफर दो तरह का हो सकता है। एक ऑफर होता है जिसे हम बोलते हैं आईपीओ, जो कि हमारा चैप्टर है, और एक ऑफर होता है जिसे हम बोलते हैं एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। क्लियर है ये चीज यहां तक? अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, आईपीओ क्या होता है, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुन ले। आई से निकल के आता है इनिशियल, पी से पब्लिक और ऑफर। तो पब्लिक ऑफर का तो मतलब है कंपनी पब्लिक से बोल रही है कि मैं आपको ऑफर दे रही हूं कि मेरे शेयर इतने रुपए पर आप परचेज कर लो। इनिशियल का मतलब है पहली बार, इनिशियल का मतलब है पहली बार। लेट सपोज एयरटेल कंपनी, लेट सपोज कीजिएगा दोस्तों, एयरटेल कंपनी अभी तक प्राइवेट कंपनी है, एग्जांपल दे रहा हूं, एयरटेल कंपनी अभी तक प्राइवेट कंपनी है ऐसा मानकर चलो। अब एयरटेल कंपनी बोल रही है यार मैं प्राइवेट कंपनी हूं, मेरे अंदर तो मैक्सिमम 200 मेंबर्स हैं, लेकिन मैं चाहती हूं कि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक मेरे शेयर्स खरीदे और ज्यादा से ज्यादा मेरे पास में पैसा आ जाए। उसके लिए क्या करूं? तो प्राइवेट एयरटेल जो प्राइवेट कंपनी है वो गई स्टॉक एक्सचेंज के पास, लेट सपोज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास में गई, और वहां पर जाकर उसने बोला कि सुनिए आप मुझे अपने स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट कर लीजिए, आप मुझे अपने स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट कर लीजिए। अब ये एयरटेल कंपनी पहली बार, एयरटेल कंपनी पहली बार स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हो रही है, और लिस्ट होने के बाद में पहली बार पब्लिक के पास में ऑफर लेकर आ रही है। फर्स्ट टाइम पब्लिक के पास में ऑफर लेकर आ रही है, पहली बार पब्लिक को ऑफर दे रही है कि मेरे शेयर्स परचेज कर लो। इनिशियल पब्लिक ऑफर, पहली बार। आईपीओ का मतलब है प्राइवेट कंपनी पब्लिक को ऑफर लेकर आ रही है, थ्रू स्टॉक एक्सचेंज ऑफर लेकर आ रही है, और अब पब्लिक लिस्टेड कंपनी बन रही है। तो जब भी कोई कंपनी पब्लिक को पहली बार ऑफर लेकर आती है उसे हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। सर सपोज कीजिए कि कोई कंपनी है जो एक बार पब्लिक के पास में ऑफर लेकर आ चुकी है, जैसे एयरटेल कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ चुकी है, पब्लिक को वो ऑफर दे चुकी है, तो दोबारा से कोई नया ऑफर लेकर आना चाहती है, उसे हम बोलते हैं एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। फर्दर पब्लिक ऑफर या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। एक बार दोबारा से सुनिएगा, कंपनीज को पैसे की जरूरत होती है अपने काफी सारे प्रोजेक्ट्स को रन करने के लिए। कंपनीज पब्लिक से पैसा रेज कर सकते हैं, या तो वो पब्लिक के पास में जाकर उधार ले लें, उसे डिवेंचर बोलते हैं, या फिर वो कंपनी को पब्लिक को शेयर इशू करें और उसका पैसा कमाएं, खुद का पैसा कमाएं। शेयर जब इशू करती है कंपनी पब्लिक को तो पब्लिक ऑफर बोला जाता है। ये दो टाइप का होता है, एक होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, एक होता है फर्दर पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर का मतलब होता है कंपनी पहली बार पब्लिक के पास में ऑफर लेकर आ रही है, फर्स्ट टाइम पहली बार पब्लिक के पास में ऑफर लेकर आ रही है, मतलब प्राइवेट कंपनी लिस्ट हो रही है एक तरीके से स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू पब्लिक के पास में ऑफर लेकर आ रही है, दैट इज आईपीओ। अगर कोई कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है, अगर कोई कंपनी ऑलरेडी पब्लिक के पास में ऑफर लेकर आ चुकी है, कोई कंपनी दोबारा से पब्लिक के पास में ऑफर लेकर आ रही है, तो उसे बोला जाता है फर्दर पब्लिक ऑफर। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, यहां पर आप लोगों का एक डाउट रेज होना चाहिए।
यहां पर आप लोगों का ना एक डाउट रेज होना जरूरी है। क्या डाउट है? बड़े ध्यान से सुने, बड़े ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अब आप लोगों का एक डाउट रेज होना चाहिए, और वो डाउट ये है कि सर सपोज करिए आज एक कंपनी है, और कंपनी अगर पब्लिक के पास में शेयर्स का इशू लेकर आ रही है, तो क्या शेयर अलग अलग टाइप के होते हैं? जी हाँ, अलग अलग टाइप के शेयर होते हैं। हम उसे बोलते हैं क्लास ऑफ शेयर्स। हम उसे क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं क्लास ऑफ शेयर्स। नॉर्मली क्या होता है, जब भी कोई कंपनी कभी भी इशू लेकर आना चाहती है ना, उससे पहले कंपनी को एक सीआरए के पास में जाना पड़ता है। सीआरए कौन होता है? सीआरए का मतलब होता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ये एजेंसीज होते हैं, इनके अंदर हाईली एक्सपीरियंस्ड लोग बैठते हैं, और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है रेटिंग देना। जब भी कोई कंपनी इशू लेकर आ रही है, तो ये उस कंपनी के पास्ट को देखते हैं, ये उस कंपनी के प्रेजेंट को देखते हैं, ये उस कंपनी के फ्यूचर को फोरकास्ट करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं। कंपनी अभी तक कितने इश्यूज लेकर आ चुकी है, उनमें कितना प्रॉफिट रहा, कितना लॉस रहा, ये सब कुछ वो चेक करते हैं, और उसके बाद में कंपनी के इशू को रेटिंग देते हैं। ये रेटिंग 5 पॉइंट स्केल पर चलती है, ए प्लस, इस तरीके से ये रेटिंग चलती है। अब सपोज करिए आप इन्वेस्टर हैं, सपोज करिए मैं कंपनी हूं, मैं एक ऑफर लेकर आ रहा हूं, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि यार मैं ना पहले चेक कर लूं कि सीआरए ने इस इशू के लिए क्या रेटिंग दी है, ए दी है, बी दी है, सी दी है, ताकि आपको अपना डिसीजन लेने में हेल्प मिल जाएगी कि क्या आपको इन शेयर्स के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। तो कंपनीज अलग अलग टाइप के शेयर्स तरह तरह से इशू करती रहती हैं। क्लियर है ये चीज यहां तक? तो कंपनी जब प्राइवेट कंपनी थी, और वो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होकर पहली बार ऑफर लेकर आई, तो उसे तो हमने बोला आईपीओ। अब उसके बाद में कंपनी अलग अलग टाइप के नए नए शेयर्स इशू करेगी पब्लिक को, उसको हम बोलेंगे फर्दर पब्लिक ऑफर। तो अभी तक हम लोगों ने सिर्फ इतना सा देखा कि इनिशियल पब्लिक ऑफर का मतलब है कंपनी पहली बार पब्लिक के पास में स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होकर अपने शेयर्स का ऑफर लेकर आ रही है, उसे इनिशियल पब्लिक ऑफर बोला जाता है। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिए। आपने एक टर्म सुनी होगी जिसको बोला जाता है सिक्योरिटीज मार्केट। आपने एक टर्म सुनी होगी जिसको बोला जाता है सिक्योरिटीज मार्केट। क्लियर है ये चीज यहां तक? अब ये सिक्योरिटीज मार्केट क्या है? सिक्योरिटीज मार्केट एक ऐसा बाजार है जहां पर दो लोग मिलते हैं, एक वो जिसे शेयर बेचना है, और एक वो जिसे शेयर खरीदना है, उसे सिक्योरिटीज मार्केट बोला जाता है। आजकल ऑनलाइन भी चल गया है, आप देखिए कितने सारे वो अकाउंट्स चल गए हैं, जैसे जीरोधा चल गया है, ग्रो चल गया है, ठीक है ना? ये सिक्योरिटीज मार्केट होता है जहां पर सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होती है, शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। ये सिक्योरिटीज मार्केट दो टाइप का होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभी मैं आपको समझा रहा हूं, आपके चैप्टर का नाम क्या है, अभी हम चैप्टर का नाम समझ रहे हैं। सिक्योरिटीज मार्केट दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राइमरी मार्केट, जिसे हम कैपिटल मार्केट भी कहते हैं, और एक होता है सेकेंडरी मार्केट। जब कोई कंपनी जब कोई कंपनी शेयर्स इशू करती है, जब कोई कंपनी शेयर्स इशू करती है, ध्यान रखिएगा, कंपनी इशू कर रही है, पब्लिक को इशू कर रही है, वो प्राइमरी मार्केट कैपिटल मार्केट में इशू किया जाता है। जब भी कोई कंपनी पब्लिक के पास में शेयर्स इशू करती है, तो उसे बोला जाता है कि सिक्योरिटीज कैपिटल मार्केट में ट्रेड हो रही हैं। लेकिन सपोज कीजिए रिलायंस कंपनी ने शेयर्स इशू करे, और मैंने मोहित बंसल ने वो शेयर परचेज करे, तो ये कैपिटल मार्केट के अंदर ट्रेडिंग हुई। अब मैं मोहित बंसल उन शेयर्स को किसी मिस्टर एक्स को बेच रहा हूं, उसे बोला जाता है सेकेंडरी मार्केट। मतलब जब मैंने कंपनी से खरीदा था, बोला जाएगा सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रेडिंग कर ली। अब वो शेयर्स मेरे पास आ गए, अब मैं फर्दर किसी को आगे बेच रहा हूं, उसे बोला जाएगा सेकेंडरी मार्केट। क्लियर है? तो अब मुझे बताइए, हमारा जो ये आईपीओ होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ये किसका पार्ट होगा?
क्या ये कैपिटल मार्केट का पार्ट होगा या ये सेकेंडरी मार्केट का पार्ट होगा? अब आप सोचिए। सर इनिशियल पब्लिक ऑफर का मतलब है कंपनी इशू कर रही है, पहली बार इशू कर रही है, पब्लिक को इशू कर रही है। तो ये तो कंपनी पब्लिक को इशू कर रही है ना। तो जब कंपनी पब्लिक को इशू करती है तो वो तो प्राइमरी मार्केट, कैपिटल मार्केट का हिस्सा होता है। यही हमारे चैप्टर का नाम है। चैप्टर का नाम एक बार दोबारा से पढ़ेंगे और आराम आराम से पढ़ेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है कि कंपनी कैपिटल मार्केट के अंदर जाकर अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर कर रही है और पब्लिक से पैसा कमा रही है। यह हमारे चैप्टर का नाम है। याद रखने वाली बात यह है कि कंपनी पहली बार पब्लिक को शेयर्स ऑफर कर रही है, इसलिए उसे आईपीओ बोला जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर बोला जाता है। यहां तक की बात मैं ये मानकर चलता हूं कि शायद आप लोगों को समझ में आई होगी। स्टूडेंट्स जो भी लाइव अभी देख रहे हो, अगर यहां तक का कोई क्वेश्चन है आपका तो आप जल्दी से टाइप कर सकते हो, फास्ट टाइप कर सकते हो। अभी तक जितना मैंने बोला, मैंने सिर्फ इतना बताया है कि इनिशियल पब्लिक ऑफर का मतलब होता है कंपनी पहली बार पब्लिक को ऑफर लेकर आ रही है, और कैपिटल मार्केट का मतलब है सिक्योरिटीज मार्केट का पार्ट है, जहां पर कंपनी के थ्रू पब्लिक को शेयर्स इशू हो रहे हैं, प्राइमरी मार्केट में इशू हो रहे हैं। जब वो बंदा खुद आगे फर्दर किसी को बेचेगा वो सेकेंडरी मार्केट का हिस्सा बन जाएगा। यहां तक की बात मेरे ख्याल से क्लियर है। अब बड़े ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, अब बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अभी तक जो मैंने पढ़ाया वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में उसका ना के बराबर चांस है क्वेश्चन आने का, बट बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब भी कोई कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आना चाहती है तो उसके लिए दो चीजें फुलफिल करना जरूरी होती है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी। हर कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर नहीं आ सकती। ऐसा नहीं है कि कोई भी टॉम डिक हैरी कंपनी है और वो बोले मैं तो आज आईपीओ लेकर आ जाती हूं। ना 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 ना। क्या आप एलिजिबल हैं आईपीओ लाने के लिए? अगर कंपनी एलिजिबल है तो ही आईपीओ ला पाएगी, अदरवाइज आईपीओ नहीं ला पाएगी। सर कौन सी कंपनी एलिजिबल है और कौन सी कंपनी एलिजिबल नहीं है, ये हमें कैसे पता लगेगा? इसके लिए हमें रेगुलेशन 5 पढ़ना पड़ता है। इसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है? इसके लिए हमको रेगुलेशन 5 पढ़ना पड़ता है। अच्छा सर, एक बार सपोज करिए कंपनी एलिजिबल हो गई, हमने रेगुलेशन 5 के अंदर जो एलिजिबिलिटीज दी हुई हैं वो हमने चेक कर लिया कि कंपनी उन सभी एलिजिबिलिटीज को फुलफिल करती है और आईपीओ लाने के लिए एलिजिबल है, आईपीओ लेकर आ सकती है। तो अब आईपीओ लेकर आ सकती है, एलिजिबल तो हो गई, लेकिन जब वो आईपीओ लेकर आएगी तो कुछ कंडीशंस का उसे ध्यान रखना पड़ेगा। आईपीओ लाते वक्त उसे कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी। ये जो आईपीओ लाते वक्त कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती हैं, ये दो टाइप की कंडीशंस होती हैं। एक कंडीशन होती है जिसे हम बोलते हैं मेन कंडीशन, और एक कंडीशन होती है जिसे हम बोलते हैं ऑल्टरनेट कंडीशन। बड़े ही ध्यान से सुनेंगे दोस्तों आप लोग, बड़े ही ध्यान से सुनेंगे। मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर कोई भी कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आना चाहती है, उसके लिए पहली बात वो एलिजिबल होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी जरूरी है, जो कि रेगुलेशन 5 में हम लोग अभी पढ़ेंगे। एक बार कोई कंपनी एलिजिबिलिटीज को फुलफिल करती है, एलिजिबल हो गई, उसके बाद में वो आईपीओ ला सकती है, लेकिन कंडीशंस को फुलफिल करके आईपीओ ला सकती है, अदरवाइज आईपीओ नहीं ला सकती। कंडीशंस दो प्रकार की होती हैं। एक कंडीशन होती है जो कि होती है मेन कंडीशन, जिसको हम पढ़ते हैं रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 1 के अंदर, और एक कंडीशन होती है जिसे हम बोलते हैं ऑल्टरनेट कंडीशन, जो कि रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 2 में आती है। और बच्चों इस पूरे चैप्टर का जो हार्ट है ना, जिसमें से एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, वो रेगुलेशन 5 एलिजिबिलिटी या फिर रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 1 या सब रेगुलेशन 2 कंडीशंस में से पूछा जाता है। क्लियर है ये चीज यहां तक आपको? तो अब हम ये देखना स्टार्ट करेंगे, वो सबसे पहले हम अपनी एलिजिबिलिटीज देखना स्टार्ट करेंगे। यहां पर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा, बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा। एग्जाम के अंदर जब क्वेश्चन आए, बच्चे को आंसर आता है फिर भी वो गलत करके आ जाता है, और इसका रीजन सिर्फ इतना सा होता है, वो क्वेश्चन में ये ध्यान से नहीं पढ़ता कि उससे एलिजिबिलिटी पूछी गई है या उससे कंडीशन पूछी गई।
आप चेक कर लीजिएगा कि एलिजिबिलिटी पूछी गई है कि कंडीशन पूछी गई है। अगर एलिजिबिलिटी पूछी है तो रेगुलेशन 5 वाले पॉइंट्स लिखकर आने हैं जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूं, और अगर कंडीशन पूछी गई है तो रेगुलेशन 6 वाले पॉइंट्स लिखकर आने हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। यहां तक की कहानी मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे एलिजिबिलिटीज क्या होती है, हम कब बोलेंगे कि कंपनी एलिजिबल है और इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आ सकती है। एक एक करके हम एलिजिबिलिटीज को देखेंगे, बड़े ही ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली एलिजिबिलिटी, सबसे पहली एलिजिबिलिटी, लेकिन इस एलिजिबिलिटी को पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं। इस चैप्टर के अंदर हम बार बार बोल्ड शब्द का यूज करेंगे, बोल्ड शब्द का। इस चैप्टर के अंदर हम बार बार बोल्ड शब्द का यूज करेंगे। इस बोल्ड शब्द का मतलब क्या होता है? इस बोल्ड शब्द का मतलब है सेबी। फुल फॉर्म पढ़ोगे, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो लॉ के अंदर ना सेबी को शॉर्ट में बोर्ड लिखा हुआ है, सेबी को शॉर्ट में बोर्ड लिखा हुआ है। क्लियर ये चीज यहां तक? इसलिए हम बार बार बोर्ड जहां जहां पर यूज करें आप समझ लीजिएगा सेबी चल रहा है। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिए। सपोज करिए कि रिलायंस कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आना चाहती है, तो उस केस में रिलायंस कंपनी हमारे लिए इशूअर कहलाई जाएगी। कौन कहलाई जाएगी? इशूअर, क्योंकि वो इशू करना चाहती है, आईपीओ लेकर आना चाहती है। लेट सपोज हम एग्जाम्पल के तौर पर मानकर चलते हैं जॉनी लीवर रिलायंस कंपनी का प्रमोटर है, एग्जाम्पल मान लो। एंड हम ये मानकर चलते हैं कि राजपाल यादव रिलायंस कंपनी का डायरेक्टर है, और हम ये मानकर चलते हैं कि परेश रावल बाबू भैया रिलायंस कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, जिनके पास में रिलायंस कंपनी के खुद के अभी ऑलरेडी शेयर्स हैं लेके। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। रिलायंस कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आना चाहती है, लेकिन सेबी ने रिलायंस कंपनी को प्रोहिबिट करा हुआ है, मना कर दिया। सेबी ने एक ऑर्डर पास किया है, और सेबी ने अपने ऑर्डर में यह लिखा है कि जो रिलायंस कंपनी है, सेबी ने अपने ऑर्डर में यह लिखा है कि जो रिलायंस कंपनी है वो रिलायंस कंपनी आईपीओ नहीं लेकर आ सकती। अब आप सोचिए, अगर सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया किसी कंपनी को सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रेड करने से, सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रेडिंग करने से रोक रहा है, अगर रोक रहा है तो क्यों रोकेगा? सेबी अगर किसी कंपनी को यह बोलता है कि भाई साहब आप सिक्योरिटीज मार्केट में जाकर अपने शेयर्स को ना तो बेचोगे ना खरीदोगे, कुछ भी नहीं करोगे, ऑब्वियसली बात है उस कंपनी ने बहुत बढ़िया और अच्छे कर्म तो किए नहीं होंगे। उस कंपनी ने ऑब्वियसली कहीं ना कहीं फ्रॉड किया होगा। ऑब्वियसली उस कंपनी ने कहीं ना कहीं सिक्योरिटीज मार्केट के रेगुलेशंस को, लॉ को वायलेट किया होगा, और उसी की वजह से सेबी बोल रहा है कि आप सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर ट्रेडिंग नहीं कर सकते। आप सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर जाकर ना तो शेयर्स बेच सकते हो ना ही शेयर्स खरीद सकते हो। अब मुझे ये बताइए, रिलायंस कंपनी जो कि इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आना चाहती है, लेकिन हमारे बोर्ड ने मतलब सेबी ने उसके ऊपर यह ऑर्डर पास किया हुआ है कि रिलायंस कंपनी सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर सकती, क्या रिलायंस कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आ पाएगी? क्या वो एलिजिबल है रिलायंस कंपनी आईपीओ लाने के लिए? ना जी ना, रिलायंस कंपनी एलिजिबल नहीं है। पहली बात मैंने आपको बताई। अभी बहुत आराम से दूसरा सुनिए। सपोज करिए कि सेबी ने ऐसा कोई भी ऑर्डर रिलायंस कंपनी के लिए नहीं निकाला हुआ। सपोज करिए सेबी ने ऐसा कोई भी ऑर्डर रिलायंस कंपनी के लिए नहीं निकाला हुआ। सेबी ने कहीं नहीं लिखा कि रिलायंस कंपनी सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर सकती, नहीं लिखा, सेबी ने नहीं लिखा, मान के चलो नहीं लिखा। लेकिन रिलायंस कंपनी का जो प्रमोटर है जॉनी लीवर, उसके ऊपर सेबी ने, बोर्ड ने ऑर्डर निकाला हुआ है कि ये जो प्रमोटर है ये सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकता। अब आप सोचिए, रिलायंस कंपनी के ऊपर ऑर्डर नहीं निकाला, मान लो रिलायंस कंपनी के ऊपर ऑर्डर नहीं निकाला सेबी ने, लेकिन रिलायंस कंपनी का जो प्रमोटर है, अगर रिलायंस कंपनी इशू लेकर आएगी तो उस इशू को मैनेज कौन करेगा? सर प्रमोटर करेगा, टॉप लेवल का बंदा है।
एग्जीक्यूटिव लेवल पर बैठा हुआ बंदा है। कंपनी में कोई भी काम होता है तो इसकी डिसीजंस जरूर चलते हैं, पर लेवल पर बैठा हुआ बंदा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आना चाहती है, अगर सेबी ने उस कंपनी को मना किया हुआ है कि तुम आईपीओ मतलब तुम सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर सकते, तो भी कंपनी एलिजिबल नहीं है। कम सेबी ने कंपनी को मना नहीं किया, लेकिन कंपनी के प्रमोटर को मना किया हुआ है कि तुम सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर सकते, तो प्रमोटर को अगर मना किया हुआ है तो भी उस केस में यह कंपनी आईपीओ नहीं लेकर आ सकती। अच्छा, सपोज करो सेबी ने ना तो रिलायंस कंपनी को मना किया और सेबी ने ना ही कंपनी के प्रमोटर को ऐसा मना किया। सेबी ने तो राजपाल यादव जो कि रिलायंस कंपनी का डायरेक्टर है उसको प्रोहिबिट किया हुआ है कि तुम सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर सकते, तो भी रिलायंस कंपनी आईपीओ नहीं लेकर आ सकती, एलिजिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर अगर आज मोहित बंसल क्लासेस एक कंपनी है, अगर सेबी ने मोहित बंसल क्लासेस खुद कंपनी को रेस्ट्रिक्ट किया है सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रेड करने से, तो आईपीओ लाने के लिए एलिजिबल नहीं है। अच्छा, मोहित बंसल क्लासेस कंपनी को नहीं किया, उसके प्रमोटर को रेस्ट्रिक्ट किया है, तो भी मोहित बंसल क्लासेस एलिजिबल नहीं है। अच्छा, ना तो मोहित बंसल क्लासेस को बोला है ना ही उसके प्रमोटर को बोला है, सर उसके डायरेक्टर को बोला गया है, डायरेक्टर को बोला है तुम सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते, तो भी मोहित बंसल क्लासेस कंपनी एलिजिबल नहीं है। और फोर्थ पॉइंट आता है, अगर सेबी ने उस कंपनी के सेलिंग शेयर होल्डर को बोला हुआ है तुम सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते, तो भी कंपनी आईपीओ लाने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर बोर्ड ने, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने रिलायंस कंपनी को, इशूअर को, या जॉनी लीवर को, उस कंपनी के प्रमोटर को, या राजपाल यादव उस कंपनी के डायरेक्टर को, या फिर परेश रावल उस कंपनी के सेलिंग शेयर होल्डर, किसी को भी सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रेड करने से मना किया हुआ है, तो यह कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर नहीं आ सकती है। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक की बात समझ में आई, पर हमारे माइंड में एक क्वेश्चन अराइज हो गया, ये सेलिंग शेयर होल्डर कौन होता है? यहां तक कि आपकी सर हमें सब बात समझ में आ गई, लेकिन सर हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन यहां पर आता है, और क्वेश्चन ये है कि ये सेलिंग शेयर होल्डर होता कौन है? मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा बच्चों। सपोज करिएगा एक कंपनी है एयरटेल, सपोज करिए वो कंपनी अभी तक पब्लिक के पास में ऑफर लेकर नहीं आई है, पहली बार लेकर आ रही है। अच्छा, सपोज कीजिए एक मिस्टर ए नाम का व्यक्ति है जो ऑलरेडी इस कंपनी का शेयर होल्डर है, और ज्यादातर ये प्रमोटर होता है कंपनी का, ज्यादातर ये कौन होता है? प्रमोटर होता है कंपनी का। अब एयरटेल कंपनी 1000 शेयर्स इशू करेगी पब्लिक को, आईपीओ के अंदर 1000 शेयर्स इशू करे जाएंगे। तो ये मिस्टर ए जो प्रमोटर है, ये एयरटेल के पास में आया और बोला सुनो, मैंने तुम्हारी कंपनी के शेयर्स ऑलरेडी होल्ड किए हुए हैं, तुम जो पब्लिक के पास में आईपीओ लेकर आ रहे हो ना 1000 शेयर्स का, तुम एक काम करो, उसमें से 200 शेयर मेरे बेच दो, मतलब खुद के 800 प्लस मैंने खुद तुम्हारे 200 शेयर होल्ड करें वो वाले बेच दो। अगर मैं जाऊं किसी के पास में बेचने के लिए कि यार मेरे पास में एयरटेल कंपनी के शेयर हैं और मेरे से खरीद लो, तो वो सेकेंडरी मार्केट का हिस्सा बन जाएगा और कोई मुझे शायद वैलिड प्राइस भी ना देगा। काफी बार ऐसा होता है कि कंपनीज जब पब्लिक के पास में ऑफर लेकर आती हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर, फर्दर पब्लिक ऑफर लेकर आती हैं, तो ऑलरेडी उनके शेयर्स जिस प्रमोटर ने होल्ड किए हुए होते हैं, वो प्रमोटर उस आईपीओ या एफपीओ के अंदर अपने शेयर्स ऐड करवा के बिकवा देता है। उस केस में उस पर्सन को हम सेलिंग शेयर होल्डर बोलते हैं कि आईपीओ या एफपीओ पब्लिक ऑफर के अंदर अपने शेयर्स को बिकवा रहा है, और शेयर्स भी उस सेम कंपनी के हैं। क्लियर है ये चीज यहां तक? तो दोबारा से अभी तक जितना बताया एक बार मैं दोबारा से बोलता हूं। इनिशियल पब्लिक ऑफर का मतलब होता है कंपनी पहली बार पब्लिक के पास में ऑफर लेकर आ रही है, और कैपिटल मार्केट का मतलब होता है कि प्राइमरी मार्केट है, कंपनी पब्लिक को ऑफर दे रही है, दैट इज कैपिटल मार्केट। अब अगर एक बार बंदे के पास में शेयर आ गए, वो आगे सेल आउट करता है, वो सेकेंडरी मार्केट का हिस्सा बन जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है, क्या हर कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आ सकती है? जी बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ वो कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आ सकती है जो रेगुलेशन 5 की एलिजिबिलिटीज को फुलफिल करती है। उसमें से पहली एलिजिबिलिटी मैंने आपको बताई
कि जो कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आना चाहती है, ना तो वो खुद, ना ही उसके प्रमोटर को, ना ही उसके डायरेक्टर को, ना ही उसके सेलिंग शेयर होल्डर को, किसी को भी सेबी ने सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रेडिंग करने से मना नहीं किया हो, वो लोग प्रोहिबिटेड नहीं हो, मतलब उन्होंने ऑब्वियसली कुछ फ्रॉड नहीं किया है, तभी सेबी ने उनको मना नहीं किया होगा। ये पहली एलिजिबिलिटी होती है, ये पहली एलिजिबिलिटी होती है। यहां तक अगर किसी को भी अभी कोई डाउट है तो एक बार आप लोग चैट में जल्दी से बता सकते हैं, अभी तक किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है। यहां तक बच्चों अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो एक बार आप लोग चैट में बता सकते हैं कि सर मेरे को इस चीज में कोई प्रॉब्लम है। अदरवाइज फिर अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिएगा दोस्तों, ये हम लोगों ने पहली एलिजिबिलिटी पढ़ ली। अब चलते हैं दूसरी एलिजिबिलिटी के ऊपर, बड़े ही ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सपोज कीजिए एक कंपनी है और उसका नाम है एक्स वाई जेड कंपनी। एक्स वाई जेड कंपनी अभी तक अनलिस्टेड कंपनी है, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड नहीं है, नहीं है किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड। एक्स वाई जेड कंपनी पहली बार स्टॉक एक्सचेंज, लेट सपोज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास में गई और वहां पर जाकर एक्स वाई जेड ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से बोला कि मैं आपके ऊपर लिस्ट होना चाहती हूं। एक्स वाई जेड कंपनी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से बोला कि मैं आपके ऊपर लिस्ट होना चाहती हूं। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने बोला ठीक है, आप मेरे ऊपर लिस्ट हो सकते हो, उसके लिए एक एग्रीमेंट होता है जिसे एलओडीआर बोलते हैं। अब वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, आप ये एलओडीआर के ऊपर सिग्नेचर कर दें, इसमें बहुत सारी कंडीशंस हैं और आप जब मेरे ऊपर लिस्ट हो जाएंगे तो वो सभी कंडीशंस आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। इसे हम बोलते हैं अप्रूवल लेना, इसे हम बोलते हैं अप्रूवल लेना, कि एक्स वाई जेड कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से अप्रूवल ले रही है। क्यों ले रही है, किस बात की अप्रूवल ले रही है? फॉर लिस्टिंग। वो बोल रही है मैं आपके ऊपर लिस्ट होना चाहती हूं, इस बात की अप्रूवल। ये एक अलग मैटर है। एक्स वाई जेड कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हो गई, लिस्ट होने का उसने फीस भी पेमेंट किया, जिसे वो हर साल रिन्यू करती रहेगी। अब सुनिएगा, आफ्टर गेटिंग लिस्टेड, जब एयरटेल जब एक्स वाई जेड कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हो चुकी है, उसके बाद में, जब एक्स वाई जेड कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हो चुकी है, उसके बाद में अब एक्स वाई जेड कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास दोबारा गई और अब क्या बोल रही है, अब सुनिएगा। अब वो ये बोल रही है कि मैं अपने शेयर्स का इशू लेकर आ रही हूं, पब्लिक को ऑफर लेकर आ रही हूं, जिसमें मैं पब्लिक को इनवाइट करूंगी कि आइए मेरे शेयर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, परचेज कर लीजिए, जिसके लिए प्रॉपर मैं एक ऑफर लेटर बनाऊंगी, जिसके अंदर पूरी टर्म्स कंडीशंस होंगी कि कब से मेरे शेयर खरीदना स्टार्ट कर सकते हो, कौन से किस प्रोसेस से खरीदा जाएगा, क्या प्राइस रहेगी मेरे शेयर्स की, कैसे आपको शेयर्स अलॉट होंगे, वो पूरा ऑफर लेटर के अंदर लिखा हुआ होगा। तो अब एक्स वाई जेड कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से बोल रही है अब आप मुझे अप्रूवल दो, अब आप मुझे अप्रूवल दो, किस चीज की, कि क्या मैं आपके ऊपर पब्लिक ऑफर लेकर आ जाऊं, आपके थ्रू बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू पब्लिक के पास में ऑफर लेकर आ जाऊं। अब आप देखिएगा एक्स वाई जेड जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर पहली बार लिस्ट हुई तब भी उसने अप्रूवल लिया, और अब वो किस बात की अप्रूवल ले रही है, अब वो अप्रूवल ले रही है कि क्या मैं इन शेयर्स का इशू लेकर आ सकती हूं पब्लिक के पास में, इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आ सकती हूं। इस अप्रूवल को बोला जाता है इन प्रिंसिपल अप्रूवल, इस अप्रूवल को बोला जाता है इन प्रिंसिपल अप्रूवल। तो हमारा जो रेगुलेशन 5 है ना, एलिजिबिलिटी, उसकी सेकंड एलिजिबिलिटी क्या बोलती है, कि कोई भी कंपनी अगर इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आना चाहती है तो जरूरी है कि ऑफर लाने से पहले उसने एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से इन प्रिंसिपल अप्रूवल ले ली हो, उसने रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से इन प्रिंसिपल अप्रूवल ले ली हो, एटलीस्ट एक स्टॉक एक्सचेंज से, एक से ज्यादा से ले लिया तो दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट एक स्टॉक एक्सचेंज से। सर कौन सा स्टॉक एक्सचेंज होना चाहिए वो? इंडिया के अंदर तो 98 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं,
कौन से वाले स्टॉक एक्सचेंज से इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेना जरूरी है? वो स्टॉक एक्सचेंज जिसके, जो सबसे पहली बात तो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज होना चाहिए, और दूसरी बात उसके नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल्स होने चाहिए। अब यहां पर दो मुद्दे उठ गए आपके। सबसे पहली बात, वो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज होना चाहिए। रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि उसने, जब भी कोई स्टॉक एक्सचेंज रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज बनना चाहता है तो उसके लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन फाइल करता है, जिसमें वो बताता है कि कितने टाइम से वो स्टॉक एक्सचेंज का काम कर रहा है, आज तक कुछ भी गलत काम नहीं किया, उसके सभी रूल्स, अपनी पूरी डिटेल देता है, और एप्लीकेशन में अप्लाई करता है कि आप मुझे रिकॉग्नाइज्ड कर दो, मुझे सर्टिफिकेट दे दो। सेंट्रल गवर्नमेंट चेक करता है क्या ये स्टॉक एक्सचेंज सच में अच्छा है, क्या ये वैलिडली काम करेगा, सबके फायदे के लिए काम करेगा, इसके काम करने से पब्लिक को लॉस तो नहीं होगा। सब कुछ चेक करने के बाद में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई हो जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्टिफिकेट दे देता है, और वो स्टॉक एक्सचेंज रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज बन जाता है। तो हर स्टॉक एक्सचेंज रिकॉग्नाइज नहीं होता है, सिर्फ वही स्टॉक एक्सचेंज रिकॉग्नाइज्ड होता है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने सर्टिफिकेट दिया। पहली बात। दूसरी बात, वो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल्स होनी चाहिए। इसका क्या मतलब होता है? इसका क्या मतलब होता है? देखिए, आज के टाइम पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, और ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको अगर शेयर्स खरीदना है तो वो अपने मोबाइल या लैपटॉप के थ्रू खरीद लेंगे। लेकिन फिर भी काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो खुद से शेयर्स को नहीं खरीदते। तो उस केस में क्या करते हैं, वो लोग ब्रांच में चले जाते हैं। जैसे आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मान लो बॉम्बे के अंदर उसका हेड ऑफिस है। सपोज करो मैं जयपुर के अंदर रहता हूं, मुझे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर फलाना कंपनी के शेयर्स लिस्ट हैं जो मुझे खरीदने हैं। मैं मोबाइल से नहीं खरीदना चाहता, लैपटॉप से नहीं खरीदना चाहता। तो जयपुर के अंदर गौरव टावर नाम की एक जगह है, वहां गौरव टावर पे एक ऑफिस बना हुआ है जहां पर ट्रेडिंग टर्मिनल्स हैं। आप जाओगे तो देखोगे बड़ी बड़ी टीवियां लगी हुई हैं, बड़ी बड़ी टीवियां लगी हुई हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग लगे हुए हैं। वहां मैं जाऊंगा और उनसे बोलूंगा मुझे फलाने कंपनी के इतने शेयर्स खरीदने हैं, ऑन द स्पॉट पेमेंट होगा और ऑन द स्पॉट शेयर्स मेरे लिए खरीद दिए जाएंगे। तो ऐसा स्टॉक एक्सचेंज जिसके नेशन वाइड, पूरे नेशन में, पूरे कंट्री में, पूरे इंडिया में काफी सारे ट्रेडिंग टर्मिनल्स हैं, उस स्टॉक एक्सचेंज से अप्रूवल ले लिए। तो दोबारा से सुनिएगा, सेकंड एलिजिबिलिटी क्या बोलती है कि कोई भी कंपनी अगर इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आना चाहती है तो कंडीशन क्या फुलफिल करेगी? पहली कंडीशन वो फुलफिल करेगी, उसने इन प्रिंसिपल अप्रूवल ले ली, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से इन, कम से कम एक रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से इन प्रिंसिपल अप्रूवल ले ली, उस रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल्स होने चाहिए। क्लियर है? अभी तक हम लोगों ने दो एलिजिबिलिटीज यहां पर पढ़ी हैं। अगर यहां तक, अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा है उसमें किसी भी तरह का डाउट है तो आप लोग बच्चों चैट में बोल सकते हैं। और ये और बता दीजिए क्या मेरी स्पीड ठीक है? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि सर स्पीड बहुत ज्यादा है। एक बार जल्दी से बच्चों आप चैट पे बता दो प्लीज थोड़ा सा। एक बार चैट पे ये क्लियर कर दो, अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा क्या वो आप लोगों को यहां तक का क्लियर है? और क्या मेरी स्पीड ठीक आपको लग रहा है या मुझे कम करना चाहिए स्पीड? कंफर्टेबल है कि नहीं है? एक बार जल्दी से थोड़ा सा चैट पर बता दीजिए ताकि फिर मैं आगे कंटिन्यू करूं। चलिए ठीक है। तो अभी तक दोस्तों हम लोगों ने दो एलिजिबिलिटीज के बारे में पढ़ लिया। अब हम चलेंगे अपनी थर्ड एलिजिबिलिटी के बारे में। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिए। एक ऐसा समय था, एक ऐसा समय था जब आप किसी कंपनी की सिक्योरिटीज को परचेज करते थे, शेयर्स को, तो फिजिकल परचेज करते थे और आपको फिजिकली शेयर सर्टिफिकेट मिला करता था। फिजिकली शेयर सर्टिफिकेट मिला करता था। उसको बड़ी दिक्कतें होती थी। एक तो कंपनी को उसके ऊपर स्टाम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती थी, तो कंपनी का खर्चा बढ़ जाता था। बिना स्टाम्प ड्यूटी के तो उसे लीगल मानेगा ही कौन? तो एक तो कंपनी को स्टाम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती थी।
और दूसरा ये होता था, जिस बंदे के पास में शेयर सर्टिफिकेट है उसे वो रखना पड़ता था, कुछ भी उसे क्लेम करना है तो शेयर सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़ता था। लेकिन फिर आ गया डीमेटलाइजेशन। अब ये डीमेटलाइजेशन क्या होता है? डीमेटलाइजेशन एक प्रोसेस था जो आया था पहले, और उसमें यह बोला गया कि भैया तुम्हारे जितने भी फिजिकली शेयर सर्टिफिकेट हैं उसको तुम ऑनलाइन कन्वर्ट कर लो। तो इसका मतलब है कि जैसे आप कभी बैंक में जाते हो और बैंक में जाकर बैंक अकाउंट ओपन कराते हो और उसी के बाद में बैंक के अंदर आप पैसा जमा करा सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, उसी तरीके से आज के टाइम पर अगर आपको शेयर्स खरीदने हैं या बेचने हैं तो आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन कराना पड़ता है। क्या ओपन कराना पड़ता है? डीमेट डीमेट अकाउंट ओपन कराना पड़ता है। डीमेट अकाउंट का मतलब क्या होता है? ये एक अकाउंट होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में हमारे शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। सर ये डीमेट अकाउंट ओपन कौन करता है? इस डीमेट अकाउंट को ओपन करता है डिपॉजिटरी। सर ये डिपॉजिटरी इंडिया में कौन कौन है? इंडिया के अंदर दो डिपॉजिटरी हैं, एक है एनएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, और एक है सीडीएसएल। अगर आप अगर आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जाकर अगर आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जाकर शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो एनएसडीएल आपका डिपॉजिटरी होगा जो आपका डीमेट अकाउंट ओपन करेगा। अगर आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जाकर शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो सीडीएसएल आपका डिपॉजिटरी होगा जो आपका डीमेट अकाउंट ओपन करेगा। अब मेरे को एक बात बताइएगा, आज अगर मैं कंपनी हूं और आप शेयर होल्डर हैं और मैं आपसे बोल रहा हूं कि आइए मेरे शेयर्स को परचेज कर लीजिए, आप बोलोगे कि सर हमारे पास में तो डीमेट अकाउंट है ही नहीं, तो हम कैसे आपके शेयर्स को परचेज कर सकते हैं? आपको प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगा कि मेरे पास तो डीमेट अकाउंट है ही नहीं। तो वहां पर मैं बोलूंगा टेंशन मत लो, मेरी गरज है भाई साहब, मुझे अपने शेयर्स आपको बेचने हैं, किसी भी तरीके से कैसे भी करके मेरे को अपने शेयर आपको बेचने हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, कंपनी जो आईपीओ लेकर आना चाहती है, कंपनी वो खुद किसी एक डिपॉजिटरी से कंसल्ट कर लेगी। आज सपोज करो अगर मेरा आईपीओ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे आ रहा है तो मैं एनएसडीएल से, और अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे आ रहा है तो सीडीएसएल से बोलूंगा कि सुनिए, मैं अपना आईपीओ लेकर आ रहा हूं, बहुत सारे लोग शेयर्स खरीदना चाहेंगे, तो आप उन लोगों के डीमेट अकाउंट ओपन कर दीजिएगा ताकि वो इजीली मेरे शेयर्स को खरीद सके, उन्हें कोई दिक्कत ना आए। अदरवाइज इलेक्ट्रॉनिकल अकाउंट उनके पास में नहीं है, डीमेट अकाउंट उनके पास में नहीं है, बेचारे मेरे शेयर्स नहीं खरीदेंगे, अंत में मेरा ही नुकसान हो जाएगा। तो अब थर्ड एलिजिबिलिटी आ गई यहां पर कि अगर कोई भी कंपनी आईपीओ लेकर आना चाहती है, आईपीओ लेकर आने से पहले उसे कम से कम एक डिपॉजिटरी के साथ में एग्रीमेंट करना पड़ेगा कि जितने भी लोग आईपीओ के अंदर मेरे शेयर्स खरीदेंगे आप उनका डीमेट अकाउंट ओपन कर दोगे। क्लियर ये चीज यहां तक? पहली बात तो ये हो गई, पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात आ जाती है, अब बड़े ध्यान से सुनिए, एक दूसरी बात और आ जाती है कि सर अगर कंपनी ऑलरेडी, आज अगर मान के चलिए एयरटेल कंपनी है, एयरटेल कंपनी आईपीओ ला रही है, तो एयरटेल कंपनी ने एक तो डिपॉजिटरी से एग्रीमेंट कर लिया कि जितने भी लोग शेयर्स खरीदेंगे तो उनका डीमेट अकाउंट ओपन कर देना, और जो ऑलरेडी मेरे शेयर होल्डर्स हैं या ऑलरेडी जिन्होंने मेरे कन्वर्टेबल डिवेंचर्स होल्ड किए हुए हैं, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, ऐसे डिवेंचर्स अगर मैच्योरिटी डेट पर मैंने पैसा नहीं दिया तो मुझे उनको इक्विटी शेयर्स देने पड़ेंगे। अगर ऑलरेडी कंपनी ने शेयर्स इशू किए हुए हैं या कन्वर्टेबल डिवेंचर्स इशू किए हुए हैं, उनको भी डीमेटलाइज्ड कर दिया हो, उनको भी इलेक्ट्रॉनिकली अकाउंट ओपन करके उनके शेयर्स को ई फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। बात क्या हो गई? बात ये हो गई कि अगर कोई भी कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आना चाहती है तो वो डिपॉजिटरी से बोलेगी एक तो जो ऑलरेडी मेरे शेयर होल्डर्स हैं उनके शेयर्स डीमेट फॉर्म में कर दो, और दूसरा इस आईपीओ के अंदर जितने भी लोग अब
मेरे शेयर्स खरीदना चाहेंगे, उनके डीमेट अकाउंट आप ओपन करते रहना ताकि उन्हें शेयर्स खरीदने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहां तक दोस्तों हम लोगों ने अभी तक 3 एलिजिबिलिटीज पढ़ी हैं। अभी तक हम लोगों ने 3 एलिजिबिलिटीज पढ़ी हैं। एक बार रिवाइज करें, एलिजिबिलिटीज क्या पढ़ी हैं? 3। पहला मैंने आपको बोला, कोई भी कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आना चाहती है, ना तो वो कंपनी खुद, ना ही उसके प्रमोटर को, ना ही उसके डायरेक्टर को, और ना ही उसके सेलिंग शेयर होल्डर को, किसी को भी सेबी ने रेस्ट्रिक्ट प्रोहिबिट नहीं किया है कि तुम सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते। दूसरा, जो कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आना चाहती है, उसने कम से कम एक, एटलीस्ट वन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज जिसके नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल्स हैं, उससे इन प्रिंसिपल अप्रूवल ले लियो। और तीसरा मैंने बोला कि जो कंपनी आईपीओ लेकर आना चाहती है, उसने एटलीस्ट एक डिपॉजिटरी के साथ में अग्रीमेंट कर लिया हो कि एक तो जो मेरे ऑलरेडी शेयर होल्डर्स हैं उनके शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, अगर कन्वर्टेबल डिवेंचर्स उनके कन्वर्ट हो रहे हैं तो उसे इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, और उसके अलावा जितने भी नए लोग आईपीओ में मेरा शेयर्स खरीदेंगे उनके लिए डीमेट अकाउंट ओपन कर देना। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक की बात आप लोगों को अभी तक समझ में आ गई होगी। क्लियर है जी? स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर स्पीड ठीक है, इतनी ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ठीक है जी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट ये आ जाता है कि सर सपोज करिए एक कंपनी है, वो कंपनी आईपीओ लेकर आना चाहती है, एक कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आना चाहती है। ठीक है जी। उस कंपनी के जो ऑलरेडी इशूड शेयर्स हैं, उस कंपनी के जो ऑलरेडी इशूड शेयर्स हैं सर, वो पार्टली पेड शेयर हैं। मतलब उस कंपनी ने ऑलरेडी शेयर्स इशू किए हुए हैं, और जिनको इशू किए हैं उन्होंने अभी तक पूरा पेमेंट नहीं दिया उन शेयर्स का। क्या ये कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आ सकती है? ना 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 ना, नहीं लेकर आ सकती। तो सर फिर कब लेकर आ पाएगी? दो में से कोई एक काम कर दे। सपोज करो कि जैसे ए, बी, सी, ये 3 शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने इसके ऑलरेडी शेयर होल्ड करे हैं और पार्टली पेड। तो अब कंपनी इनसे बोलेगी कि भैया या तो अपनी शेयर को फुल्ली पेड करो, मुझे पूरा 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 पैसा पे कर दो, अदरवाइज हम तुम्हारे शेयर को फोरफीट कर लेंगे। तो कंपनी ने या तो पार्टली पेड को फुल्ली पेड बना दिया। लेट सपोज ए ने बोला मैं बचा हुआ पैसा देने को तैयार हूं, बी ने बोला मैं बचा हुआ पैसा देने को तैयार हूं, दोनों ने पैसा दे दिया। इसका मतलब क्या हो गया? फुल्ली पेड हो गए शेयर्स। इसका मतलब क्या हो गया? फुल्ली पेड हो गए शेयर्स। सी बोला हमारे पास में पैसा नहीं है, कंपनी ने बोला आपके शेयर फोरफीट होते हैं। मुझे बताइए, क्या अब इस कंपनी के पार्टली पेड शेयर बचे हैं? नहीं सर। जो पार्टली पेड थे या तो वो फुल्ली पेड हो गए या फिर वो फोरफीट हो गए, तो मैटर खत्म हो गया ना। पार्टली पेड बचे ही नहीं। पार्टली पेड नहीं बचे तो हमारी रेगुलेशन 5 की जो एलिजिबिलिटी है वो फुलफिल हो गई कि जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टली पेड शेयर हैं या तो वो फुल्ली पेड अप हो जाएं या फिर वो फोरफीट हो जाएं। यहां तक की बात मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई। अभी तक हम लोगों ने 4 एलिजिबिलिटीज पढ़ी हैं। अगर अभी तक किसी को भी कोई डाउट है तो आप लोग मैसेज करके बोल सकते हैं। अगर अभी तक किसी को कोई भी डाउट है तो आप लोग मैसेज करके बोल सकते हैं कि सर मुझे यहां तक की कहानी में आपका डाउट आ रहा है। काफी सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, हालांकि मैं बीच में बोलना नहीं चाहता, पर बहुत सारे बच्चे मैसेजेस कॉल्स कर रहे हैं। जो ये लाइव क्लास चल रही है बच्चों, उसकी रिकॉर्डिंग आपके पास में रहेगी, एग्जाम तक आपके पास में रहेगी, और इस बात का नोटिफिकेशन कम से कम 5-6 बार हम लोगों ने सब जगह पर, व्हाट्सएप कम्युनिटी, टेलीग्राम चैनल, सब जगह पे अपलोड करा दिया है। तो टेंशन ना लें। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने जॉब पर जाते हैं, ट्रेनिंग पर जाते हैं, और उनके बार बार मैसेज कॉल आते हैं, तो रहेगी भाई, है ना, इतना कोई टेंशन की बात नहीं है लाइफ में। मस्त रहा करो। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी पर आ जाते हैं। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी को बड़े ध्यान से पढ़ने का है, बहुत ही ध्यान से पढ़ने का है। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी को मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहूंगा, कहानी के थ्रू बताना चाहूंगा, ज्यादा क्लैरिटी आएगी। और ये जो मैं आपको एलिजिबिलिटी बता रहा हूं इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसके थ्रू नेक्स्ट एलिजिबिलिटी हमारी क्लियर हो जाएगी। एक और एलिजिबिलिटी है वो बाय डिफॉल्ट क्लियर हो जाएगी। बड़े ध्यान से सुनिएगा।
अब देखिएगा दोस्तों, हमारी जो नेक्स्ट एलिजिबिलिटी है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा जरूरी एलिजिबिलिटी है, बड़े ध्यान से पढ़िएगा। एक स्टोरी, एक एग्जांपल के थ्रू सुनाऊंगा, समझेंगे अपन इस एलिजिबिलिटी को, ताकि ज्यादा क्लैरिटी हमें आ सके। देखो, एक बार की बात है, एक ना मीटिंग चल रही थी, कॉरपोरेट मीटिंग होती रहती है, आपको पता है। आपको पता है कि कॉरपोरेट मीटिंग चलती रहती है, ठीक है ना। तो एक कॉरपोरेट मीटिंग थी, और उसके अंदर ओयो के रितेश अग्रवाल और टाटा साहब अब तो रही नहीं बेचारे, लेकिन रतन टाटा जी दोनों लोग आए थे, दोनों लोग मिल गए। और रतन टाटा जी ने देखा कि जो रितेश अग्रवाल हैं बेचारे थोड़े से टेंशन में हैं। अब इनके बीच की बातचीत सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने पूछा कि भाई क्या बात है, क्यों टेंशन में हो। तो रितेश अग्रवाल, ओयो का जो फाउंडर है, वो क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि टाटा अंकल, मेरे को ना एक प्रोजेक्ट लेकर आना है, ओयो कंपनी के थ्रू मैं एक नया प्रोजेक्ट लेकर आना चाहता हूं, और उस प्रोजेक्ट के अंदर मुझे पैसा लगाना है, और पैसा मेरे पास में है नहीं। रितेश अग्रवाल क्या बोल रहा है कि मैं ओयो कंपनी के नाम पर एक नया प्रोजेक्ट लगाना चाहता हूं, कोई भी XYZ एक नया प्रोजेक्ट है मेरा, और उस प्रोजेक्ट को मैं नया लेकर आना चाहता हूं, जिसके लिए मुझे फंड्स की रिक्वायरमेंट है, पैसे की रिक्वायरमेंट है, पैसा नहीं है मेरे पास में। बोला पैसा मेरे पास में है नहीं। अब पैसा कहां से आए। तो उसके लिए रितेश अग्रवाल बोल रहा है कि मेरे दिमाग में एक ख्याल आया है कि क्यों ना मैं पब्लिक के पास में ऑफर लेकर आ जाऊं। पब्लिक के पास में मैं ऑफर लेकर आऊं, पब्लिक से बोलूं, लो जी मेरे शेयर्स खरीद लो और मेरे को पैसा दे दो। और बड़े ध्यान से सुनिएगा, रितेश अग्रवाल बोल रहा है कि मैं इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आ जाऊं, पब्लिक को शेयर्स ऑफर करूं, पब्लिक मेरे शेयर्स को परचेज कर ले, तो मेरे पास में पैसा आ जाएगा, और उस आईपीओ से जो पैसा आया, उस पैसे को मैं जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, उस प्रोजेक्ट में लगा दूं, उस प्रोजेक्ट में मैं लगा दूं। टाटा साहब ने क्या पूछा रितेश अग्रवाल से, बोला बेटा मेरे को यह बताओ कि तुम्हें टोटल कितना पैसा चाहिए प्रोजेक्ट के लिए, कितनी रिक्वायरमेंट है तुम्हें फाइनेंस की, कितना पैसा तुम चाह रहे हो। रितेश ने बोला बोला मुझे 100 करोड़ रुपए चाहिए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए, 100 करोड़ रुपए। ध्यान से सुनिएगा, अब टाटा साहब क्या बोल रहे हैं, बड़े ही ध्यान से सुन लीजिएगा। टाटा साहब बोल रहे हैं, देखो रितेश, तुम आईपीओ लेकर आ सकते हो, आईपीओ में पब्लिक से तुम पैसा रेज कर सकते हो, आईपीओ में तुम पब्लिक से पैसा रेज कर सकते हो, लेकिन लेकिन तुम जितना तुम्हारे पास में पैसा आ रहा है ना, उसका 25%, जितना तुम्हारे पास में पैसा आ रहा है उसका 25% तुम किसी दूसरे प्रोजेक्ट में लगा पाओगे। आज ओयो कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, ओयो कंपनी क्यों बनी, ओयो कंपनी क्यों बनी, ओयो कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट क्या है। ओयो कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट है होटल की फील्ड में काम करना। ओयो कंपनी बोल रही है कि मैं एक नया प्रोजेक्ट लेकर आना चाहती हूं, जिसमें मैं इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड कुछ काम करूंगी, और उस इलेक्ट्रिसिटी वाले प्रोजेक्ट के लिए उसे 100 करोड़ रुपया चाहिए, उस इलेक्ट्रिसिटी वाले प्रोजेक्ट के लिए 100 करोड़ रुपए चाहिए। उसके लिए ओयो बोली मैं आईपीओ लेकर आऊंगी, पब्लिक से पैसा रेज करूंगी, और उस पैसे को इस प्रोजेक्ट में लगा दूंगी, ना कि अपने मेन ऑब्जेक्ट में लगा दूंगी। भाई साहब, चीटिंग कर रहे हो आप पब्लिक के साथ में चीटिंग कर रहे हो। जब आप पब्लिक के पास में ऑफर लेकर जाओगे और बोलोगे मेरे शेयर्स खरीद लो, तो पब्लिक क्यों इन्वेस्ट करेगी। आप सोचिए, अगर आप इन्वेस्ट करते बच्चों, तो क्यों करते। आप बोलते ओयो कंपनी होटल की फील्ड में काम करती है, होटल की फील्ड में काम करने का एक्सपीरियंस है ओयो कंपनी को, ओयो कंपनी के अंदर अगर मैंने पैसा इन्वेस्ट किया और ओयो कंपनी ने उसे अपने मेन ऑब्जेक्ट में लगाया, मैंने जो पैसा दिया शेयर्स खरीद के, ओयो कंपनी ने उसे अपने मेन ऑब्जेक्ट में लगाया, बहुत बढ़िया काम हो जाएगा यार, मेरी शेयर प्राइस बढ़ेगी बढ़ेगी। ओयो कंपनी कितना शानदार काम करती है भाई, होटल की फील्ड में बहुत अच्छा काम करती है, एक्सपीरियंस है उसको। लेकिन ओयो कंपनी बोल रही है सुनो भाई, तुम्हारा जो पैसा मेरे पास में आएगा ना आईपीओ के थ्रू, उसे तो मैं अपने किसी दूसरे प्रोजेक्ट, इलेक्ट्रिसिटी वाले प्रोजेक्ट में लगाऊं। तो यहां पर लॉ आ जाता है, लॉ बोलता है
अगर कोई कंपनी, ओयो कंपनी, इनिशियल पब्लिक ऑफर के अंदर अगर मतलब आईपीओ लेकर आ रही है और पब्लिक से पैसा रेज कर रही है, तो जितना पैसा उसके पास में आ रहा है उसका 25% वो किसी दूसरे प्रोजेक्ट में लगा सकती है। बाकी का 75% तो उसे कंपनी के मेन ऑब्जेक्ट में लगाना पड़ेगा। अभी मैं दो बातें बोलूंगा, दोनों बातें सेम होंगी, बोलूंगा अलग अलग तरीके से, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या बोला? मैंने आपको बोला कोई भी कंपनी ओयो आईपीओ लेकर आना चाहती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, कोई भी कंपनी आईपीओ लेकर आना चाहती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आ जाए, उस आईपीओ से जितना पैसा उसके पास में आएगा उसका मैक्सिमम 25%, नॉट मोर देन 25, नॉट मोर देन 25%, 25% से ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 25% वो किसी दूसरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकती है। बाकी का 75% उसे कंपनी के मेन ऑब्जेक्ट में लगाना पड़ेगा। यह मैंने पहली बात बोली। अब मैं दूसरी बात बोलूंगा। एक बात बताइए, रितेश अग्रवाल को कितना पैसा चाहिए था अनदर प्रोजेक्ट के लिए? जो ओयो कंपनी का फाउंडर है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है ना, अनदर प्रोजेक्ट है ये। कितना पैसा चाहिए उसके लिए? 100 करोड़। 100 करोड़ चाहिए। आईपीओ लेकर आया। अब आईपीओ से उसने इसमें 25% इन्वेस्ट कर दिया। लेट सपोज आईपीओ के अंदर उसके पास 100 करोड़ रुपए आए, उसमें से 25 करोड़ रुपए उसने अदर ऑब्जेक्ट में लगा दिए। क्या अभी रितेश अग्रवाल, ओयो के फाउंडर, जो दूसरे प्रोजेक्ट के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहता था, क्या उसके पास पूरा पैसा अवेलेबल हो चुका है? नहीं हुआ सर अवेलेबल। अभी उसे 75 करोड़ की रिक्वायरमेंट और है। ये वो कहां से लेकर आएगा? ये वो किसी अदर ये वो किसी अदर वेरीफिएबल, देखो, ये वो किसी अदर वेरीफिएबल मींस के थ्रू लेकर आएगा। अदर वेरीफिएबल मीन का मतलब है बैंक से लोन ले ले, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, फॉरेन से लोन ले ले। तो बेसिकली दो पॉइंट आ जाते हैं यहां पर। एक तो ये एलिजिबिलिटी ई पॉइंट की, और एक एलिजिबिलिटी आपको नेक्स्ट दी हुई है जी पॉइंट की, और दोनों सेम बातें बोल रही हैं। क्या बातें बोल रही है मैं दोबारा से बोल देता हूं, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। इसको मैं यहां पर कंक्लूड कर रहा हूं, दोनों एलिजिबिलिटीज को। बहुत आराम से सुनिएगा, मजा आ जाएगा। अगर ओयो कंपनी अगर ओयो कंपनी कोई अनदर प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहती है और उसके लिए वो फंड इकट्ठा कर रही है आईपीओ के थ्रू, तो आईपीओ में उसके पास जितना पैसा आया उसका 25% मैक्सिमम वो अनदर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकती है, मैक्सिमम। तो सर अनदर प्रोजेक्ट के लिए बाकी का 75% कहां से आएगा? अदर वेरिफिएबल मीन। सर अदर वेरिफिएबल मीन क्या होता है? ऐसा तरीका जो सेबी की नजर में इलीगल नहीं है। लोन ले लो, फॉरेन से एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग ले लो, अपना टेक ओवर, कोई भी अदर वेरिफिएबल मीन जो सेबी की नजर में गलत नहीं है। क्लियर है ये चीज यहां तक? ये बात, ये जी पॉइंट जो है वो भी ये बात बोलता है, और जो ई पॉइंट है वो भी ये बात बोलता है। दोनों की लैंग्वेज अलग है, कंक्लूजन दोनों का सेम है। तो एक बार रिवाइज करते हैं। अभी तक हम लोगों ने जितनी एलिजिबिलिटीज पढ़ी, बहुत आराम से रिवाइज हो जाएगा। अभी तक मैंने आपको बोला हम पढ़ रहे हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर चैप्टर। इसका मतलब होता है कि एक कंपनी पहली बार पब्लिक के पास में ऑफर लेकर आ रही है, और ये कैपिटल मार्केट के अंदर आता है, क्योंकि जब भी कोई कंपनी पब्लिक को ऑफर देती है दैट इज पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट। उसके बाद में मैंने आपको बोला कि कोई भी कंपनी आईपीओ लेकर नहीं आ सकती, सिर्फ वही कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आ सकती है, सिर्फ वही कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आ सकती है जो कि रेगुलेशन 5 की सभी एलिजिबिलिटीज को फुलफिल करती है, ऑल एलिजिबिलिटीज को फुलफिल करती है, सिर्फ वही कंपनी लेकर आ सकती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर एलिजिबिलिटीज कौन कौन सी है? जो कंपनी आईपीओ लेकर आना चाहती है, सेबी ने ना तो उस कंपनी को, ना ही उस कंपनी के प्रमोटर को, ना ही उस कंपनी के डायरेक्टर को, ना ही उसके सेलिंग शेयर होल्डर को, किसी को भी सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रेडिंग करने से मना नहीं किया हो, रेस्ट्रिक्ट नहीं किया हो, पहली बात।
दूसरी बात, जो कंपनी आईपीओ लेकर आना चाहती है उसने कम से कम एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज जिसके नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल हैं उससे इन प्रिंसिपल अप्रूवल ले ली। उसके बाद में थर्ड पॉइंट, जो कंपनी आईपीओ लेकर आना चाहती है उसने कम से कम एक डिपॉजिटरी के साथ में अग्रीमेंट कर लिया हो कि वो डीमेट अकाउंट ओपन कर देगी, जो ऑलरेडी शेयर्स ले चुके हैं उनके इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी और आईपीओ में जो लेने वाले हैं उनको डीमेट अकाउंट ओपन करके शेयर्स दिए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी जो आईपीओ लेकर आना चाहती है, आईपीओ लाने से पहले अगर उसके पार्टली पेड शेयर हैं तो या तो उसको फुल्ली पेड बनाओ या उसे फॉरफिट कर लो। एंड नेक्स्ट पॉइंट, जो भी कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है, आईपीओ के अंदर उसका जो पैसा आएगा उस पैसे का 25% वो कंपनी के किसी अनदर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकती है, बाकी का 75% तो उसी ऑब्जेक्ट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा जो कि कंपनी लेटर ऑफ ऑफर में लिख रही है। क्या होता है, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। आज एक कंपनी है एयरटेल, आज एयरटेल कंपनी जब आईपीओ लेकर आएगी ना तो किसके पास में लेकर आएगी? पब्लिक के पास। अब मैं पब्लिक हूं, एयरटेल कंपनी ऑफर लेकर आ रही है, मैं क्यों खरीदूं एयरटेल कंपनी के शेयर्स को? एयरटेल कंपनी मेरे को एक ऑफर देगी, उस पूरे ऑफर के अंदर बहुत सारी बातें लिखी होंगी। एयरटेल कंपनी कब से काम कर रही है, कितनी बार ऑफर ला चुकी है, उसका ऑफर कितना प्रॉफिटेबल है, मैं उस ऑफर में इन्वेस्ट करूंगा तो मेरा क्या फायदा हो जाएगा, उसके प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, वो सब चीजें वो बताएगी, इन्फ्लुएंस करेगी मेरे, वो इन्फ्लुएंस करेगी मेरे। अब क्या होगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अब क्या होगा, वो ना उस लेटर ऑफ ऑफर के अंदर एक ऑब्जेक्ट लिखेगी कि आप जो पैसा हमें इन्वेस्ट करोगे, आप हमारे शेयर्स परचेज करके जो हमें पैसा दोगे, उस पैसे को हम इस ऑब्जेक्ट में लगाएंगे। उस ऑब्जेक्ट में जो पैसा लगाया जाएगा वो 75% लगाया जा सकता है, बाकी का 25% किसी अनदर प्रोजेक्ट में लगाया जा सकता है। क्लियर हो गई ये चीज यहां तक? तो जब भी कोई कंपनी आईपीओ ला रही है उससे जो पैसा आ रहा है उसका 25% अनदर ऑब्जेक्ट में लगाया जा सकता है, बाकी का 75% उसी ऑब्जेक्ट में लगाया जाएगा जो कंपनी ने लेटर ऑफ ऑफर में लिखा था, जिस जिस ऑब्जेक्ट को लिखकर पब्लिक से पैसा रेज किया है, पब्लिक के साथ में चीटिंग नहीं करी जाएगी। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक की कहानी मेरे को समझ में आ गई। दोस्तों अगर इस वाले पॉइंट में किसी को भी प्रॉब्लम है तो आप लोग चैट पर जल्दी से लिख सकते हो, जल्दी से लिख सकते हो अगर आपको कोई भी इस वाले पॉइंट में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है एलिजिबिलिटी में। अदरवाइज मैं मानकर चल रहा हूं कि यहां तक का आप लोगों को क्लियर हो चुका है। अब देखिएगा इसके बाद में नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर आज एक कंपनी आईपीओ लेकर आना चाहती है, एक्स वाई जेड कंपनी। सर एक्स वाई जेड कंपनी का एक मिस्टर एक्स प्रमोटर है। सर प्रमोटर ने एक्स वाई जेड कंपनी के शेयर्स होल्ड करे हैं इन फिजिकल फॉर्म। एक्स वाई जेड कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आना चाहती है। एक्स वाई जेड कंपनी का मिस्टर एक्स प्रमोटर है जिसने फिजिकल फॉर्म में शेयर्स होल्ड किए हुए हैं। क्या एक्स वाई जेड इनिशियल पब्लिक ऑफर लाने के लिए रेगुलेशन 5 में एलिजिबल है? नहीं। क्यों एलिजिबल नहीं है? अगर कोई भी कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आना चाहती है तो उसे ये एंश्योर पक्का करना पड़ेगा, आईपीओ लाने से पहले उसे ये कंफर्म करना पड़ेगा कि उसके जितने भी प्रमोटर हैं, उसके जितने भी प्रमोटर हैं, उन्होंने जितने भी शेयर होल्ड करे हैं वो सभी डीमेटलाइज्ड फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में होने जरूरी, अदरवाइज वो आईपीओ नहीं लेकर आ पाएगी, अदरवाइज वो आईपीओ नहीं लेकर आ पाएगी। यहां तक की बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई, यहां तक की बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई। अब हम चल रहे हैं अपनी नेक्स्ट एलिजिबिलिटी के ऊपर। ये जो नेक्स्ट एलिजिबिलिटी, मैं एच नंबर की एलिजिबिलिटी बोल रहा हूं, आपके पास में जब बुक आ जाएंगी तो आप उसमें हाईलाइट कर लेंगे इसको। सर क्यों हाईलाइट कर लेंगे, क्या वजह है? वजह यह है कि इसके अंदर अभी अमेंडमेंट आया था, अमेंडमेंट ना बोल के मैं ऐसे बोलूं एडिशन आया था, ये ज्यादा सही शब्द रहेगा। एडिशन आया था, क्या था बता दूंगा, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, दोस्तों मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़े ध्यान से सुनिएगा, जवाब आपको देना है, 2 मिनट में एलिजिबिलिटी कंप्लीट हो जाएगी।
रिलायंस कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आना चाहती है, अभी लाना चाहती है। हम उसके हिस्ट्री देखते हैं, रिलायंस कंपनी के इतिहास, पास्ट के बारे में जानो। पता है रिलायंस कंपनी ने ना लोन लिया हुआ है एचडीएफसी से। रिलायंस कंपनी ने एचडीएफसी से लोन लिया था, और लोन लिया था 5 साल के लिए। और साहब 5 साल खत्म होने पर आ गए, मैच्योरिटी डेट आ गई भैया। अब जब मैच्योरिटी डेट आ गई तो एचडीएफसी बैंक रिलायंस के पास में गया, बोला बाबूजी आपने लोन लिया था 5 साल के लिए, लाओ वापस कर दो। रिलायंस कंपनी रीपेमेंट नहीं कर रही है, रिलायंस कंपनी रीपेमेंट नहीं कर रही है। अब सुनिएगा, पता है कभी कभी ऐसा होता है कि हमने किसी से पैसा उधार लिया और तय करी कि इस डेट पर पैसा दे दूंगा, और उस डेट पर मैं पैसा रीपे नहीं कर पा रहा हूं, मजबूरी है मेरी, मैं नहीं कर पा रहा हूं यार, मेरी मजबूरी है कि मैं रीपेमेंट नहीं कर पा रहा हूं, मेरे पास में है नहीं, होता तो मैं दे देता, मैं बहुत बढ़िया आदमी हूं भाई साहब, मैं बहुत ही सच्चा आदमी हूं, मेरे पास पैसा होता तो मैं दे देता आपको, सच्ची में है नहीं ना मेरे पास में यार पैसा। तो उस केस में पता है मुझे क्या बोला जाएगा? उस केस में बोला जाएगा मुझे डिफॉल्टर। यार आदमी सच्चा है, पैसा नहीं है ना बेचारे के पास में, पैसा होता तो पैसा दे देता, ये बेईमानी नहीं करता, मैं उस केस में डिफॉल्टर बन जाता हूं। लेकिन ये जो रिलायंस कंपनी है ना, इसके पास में तो पैसा है, पैसा रखा है इसकी पॉकेट में, दे नहीं रही है, पैसा है, चाहे तो रिलायंस कंपनी पैसा दे सकती है, रीपेमेंट कर सकती है, दे नहीं रही है। इस केस में इसको क्या बोला जाएगा? इस केस में इसको बोला जाएगा विलफुल डिफॉल्टर। इस केस में इसको क्या बोला जाएगा? इस केस में इसको बोला जाएगा विलफुल डिफॉल्टर, कि जानबूझकर पैसे का पेमेंट नहीं कर रही। इस केस में इसको बोला जाएगा विलफुल डिफॉल्टर, जानबूझकर पैसे का पेमेंट नहीं कर रही है। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्या इससे डर लगना चाहिए? हाँ सर, इससे डर लगना चाहिए, रिलायंस कंपनी से सर डर लगना चाहिए, क्योंकि रिलायंस कंपनी जानबूझकर रीपेमेंट नहीं कर रही है, एचडीएफसी बैंक का रीपेमेंट नहीं कर रही है। वो एचडीएफसी बैंक जो रिलायंस कंपनी के अगेंस्ट में कोई भी लीगल एक्शन ले सकता है। सोचो अगर ऐसी रिलायंस कंपनी कल को आईपीओ लेकर आ जाती है, सोचो अगर पब्लिक जो है वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर देती है, सोचो पब्लिक अपना पैसा इन्वेस्ट कर देती है, और कल को रिलायंस कंपनी पैसा तो ले ले और शेयर्स इशू ना करे, क्या ऐसा हो सकता है? जी हां सर, ऐसा हो सकता है। क्या रिलायंस कंपनी को एलिजिबल बनाना चाहिए? क्या रिलायंस कंपनी को अलाउ करना चाहिए कि तुम आईपीओ लेकर आ जाओ? नहीं भाई साहब, बहुत खतरनाक है, बिल्कुल डिफॉल्टर है। बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंटर कॉर्पोरेट लोन सेक्शन 186, पता नहीं किस किस से पैसा लेकर बैठी है, पैसा है चाहे तो रीपेमेंट कर सकती, कर नहीं रही है, बिल्कुल डिफॉल्टर है जी। अरे अगर ऐसे बिल्कुल डिफॉल्टर को आपने अलाउ कर दिया तो ये तो बेचारी पब्लिक से बोलेगी मैं आईपीओ लेकर आ रही हूं, बेचारी इतनी मासूम पब्लिक पैसा दे देगी और उसको शेयर्स इशू नहीं करेगी। तो इसीलिए बोला गया है कि अगर कोई भी कंपनी जो कि विलफुल डिफॉल्टर है, अगर कोई भी कंपनी जो कि विलफुल डिफॉल्टर है, वो आईपीओ लाने के लिए एलिजिबल नहीं होती। लेकिन मेरे पास में एक बार एक स्टूडेंट आया, और स्टूडेंट ने आकर बोला, बोला सर मेरा क्वेश्चन कुछ दूसरा है। मैंने बोला भैया क्या क्वेश्चन है? बोला सर विलफुल डिफॉल्टर रिलायंस कंपनी नहीं है, रिलायंस कंपनी का, बोला विलफुल डिफॉल्टर जो है वो रिलायंस कंपनी खुद नहीं है, रिलायंस कंपनी का प्रमोटर विलफुल डिफॉल्टर है, या रिलायंस कंपनी का डायरेक्टर। तो अब मैं दोबारा से बोलता हूं, वो कंपनी जो आईपीओ लेकर आना चाहती है, या उसका डायरेक्टर, या उसका प्रमोटर, कोई भी अगर विलफुल डिफॉल्टर है तो वो आईपीओ लाने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो वो आईपीओ लाने के लिए एलिजिबल नहीं है। ये मैंने यहां तक की बात आपसे बोल दी। सर इस वाले पॉइंट में ऐड क्या हुआ है? पहले सिर्फ इतना ही था ये पॉइंट, पर अब इसमें दो शब्द ऐड कर दिए। क्या? और फ्रॉडुलेंट बायर, और फ्रॉडुलेंट बायर। इसका मतलब अब ये हो गया कि अगर कोई भी कंपनी, रिलायंस कंपनी आईपीओ लेकर आना चाहती है, तो ना तो वो कंपनी खुद, ना उसका डायरेक्टर, ना उसका प्रमोटर
क्या नहीं होना चाहिए? ना तो सर विलफुल डिफॉल्टर होना चाहिए, ना ही फ्रॉडुलेंट बायर होना चाहिए। सर ये फ्रॉडुलेंट बायर क्या होता है? अरे फ्रॉडुलेंट बायर का मतलब होता है आज मैंने आपसे सामान खरीद लिया और मैंने आपसे बोला 2 महीने में पैसा दे दूंगा, 2 महीने बाद फोन उठाना बंद कर दिया मैंने आपकी। फ्रॉडुलेंट बायर, चूना लगा के भग गया। आज आपसे मैंने सामान खरीद लिया, आज रिलायंस कंपनी ने टाटा से सामान खरीद लिया, बोला 2 महीने के अंदर आपको पेमेंट मिल जाएगा, 2 महीने बाद में तू कौन मैं खाम का, कोई फोन ही नहीं उठा रहा है, किसी से बातचीत ही नहीं हो रही है, तो कौन है? फ्रॉडुलेंट बायर है। यहां तक की कहानी मेरे ख्याल से बच्चों आप लोगों को समझ में आई होगी। अभी तक की जितनी एलिजिबिलिटीज हम लोगों ने पढ़ी हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक का जितना एलिजिबिलिटीज पढ़ी वो उतनी आपको समझ में आ गई होगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर एग्जाम के अंदर इन्हीं में से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। अब जो एलिजिबिलिटी मैं बताने वाला हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपको एक कहानी सुननी पड़ेगी। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक कहानी सुननी पड़ेगी दोस्तों, तभी जाकर ये सही से आपको पॉइंट समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आ पाएगा। देखिए, एक बार की बात है, ये धोनी है ना, धोनी आपको पता होगा, MS धोनी ने चेन्नई के अंदर, ये चेन्नई सुपर किंग्स से खेलता है और इसकी बहुत ज्यादा ब्रांड वैल्यू बन गई है साउथ के अंदर, थाला थाला बोलते हैं इसको, लोग प्यार करते पसंद करते हैं इसको। इसने मौके का फायदा उठाया और इसने अपनी एक कंपनी खोल दी साउथ में, और वो कंपनी क्या करती है, वो साउथ की मूवीज को या मूवीज को प्रोड्यूस करती है, और इसकी वाइफ जो है साक्षी धोनी, वो मोस्टली उस कंपनी को संभालती है, लेकिन फेस ये है उस कंपनी का, धोनी। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक बार की बात है, धोनी बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। धोनी ना गाना गा रहा था, रोड पे डोल रहा था, बोला आयो 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 मेरा कंपनी का पब्लिक इशू आयो रे। सचिन तेंदुलकर ने बोला, बोला यार क्यों खुश हो रहे हो? ध्यान से सुनिएगा आप। सचिन तेंदुलकर ने धोनी से बोला, बोला धोनी बाबू खुश क्यों हो रहे हो, क्या बात है? धोनी ने बोला, बोला सचिन भाई, मेरी कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आ रही है 100 करोड़ रुपए का, 100 करोड़ रुपए का ऑफर लेकर आ रही है, पब्लिक को हम ऑफर देंगे, पब्लिक हमारे शेयर्स परचेज कर लेगी, टोटल ऑफर की वैल्यू 100 करोड़ है। मेरा जो ऑफर है वो ओपन हो जाएगा 1 अगस्त को और ओपन रहेगा 9 अगस्त तक। सचिन ने बोला ऑफर ओपन हो जाएगा 1 अगस्त को और ऑफर ओपन रहेगा 9 अगस्त तक, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? अब सुनिएगा, धोनी बोल रहा है, बोला देखो, जुलाई में मैं लेटर ऑफ ऑफर लेकर आया था, मैंने पब्लिक को ऑफर दे दिया था कि भैया हम आईपीओ ला रहे हैं, ये हमारी टर्म्स कंडीशन है, इतने रुपए में हम शेयर्स देंगे, और मैंने उनको बोला था कि आप कब से खरीदना शुरू कर सकते हो, इस ऑफर के अंदर शेयर्स खरीदना स्टार्ट कब कर सकते हो? मैंने उनको बोला 1 अगस्त से शुरू कर सकते हो, मतलब 1 अगस्त से आप अप्लाई करो, एप्लीकेशन दो, एप्लीकेशन देते रहो शेयर्स खरीदने के लिए, लास्ट 9 अगस्त तक, 1 अगस्त से पहले इस आईपीओ के अंदर शेयर्स नहीं खरीद सकते, 9 अगस्त के बाद इस आईपीओ के अंदर शेयर्स नहीं खरीद सकते। 1 से 9 अगस्त तक मेरा इशू ओपन रहेगा, 1 से 9 अगस्त तक मेरा इशू ओपन रहेगा। सचिन ने बोला कि यार एक चीज बताओ, कि तुम बोल रहे हो कि 1 अगस्त से 9 अगस्त तक इशू ओपन रहेगा, तुम ज्यादा दिन क्यों नहीं दे देते या कम दिन क्यों नहीं दे देते? बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहां पर हमारा मेन एलिजिबिलिटी आ गई है। बोला लॉ बोलता है कि अगर कोई भी कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आ रही है तो उस वो ऑफर कब तक ओपन रहेगा, कब पब्लिक अप्लाई कर सकती है शेयर्स खरीदने के लिए? मिनिमम 3 दिन, कम से कम 3 दिन, मैक्सिमम 10 दिन। हालांकि मैं आपको बता दूं मैक्सिमम 7 दिन होता है, लेकिन कुछ कंडीशंस के अंदर उसको मैक्सिमम 10 दिन कर दिया जाता है, पर आपके मॉड्यूल में इतना बड़ा प्रोविजन दिया नहीं है, सिर्फ मिनिमम 3 दिन मैक्सिमम 10 दिन, इतना याद रखना कि जब भी कोई कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आ रही है तो वो इशू कब तक ओपन रहेगा? कम से कम 3 दिन, 3 दिन तो मिलेंगे पब्लिक को अप्लाई करने के लिए, 10 दिन से ज्यादा नहीं मिलेंगे भाई साहब, मिनिमम 3 मैक्सिमम 10। ठीक है, ये बातचीत सचिन और धोनी के बीच में हो गई। अब 9 अगस्त निकल गई,
कुछ दिन बाद में सचिन और धोनी की दोबारा से मुलाकात हुई और सचिन ने देखा कि धोनी जो है वो बेचारा सा है, ऐसे मुंह लटका हुआ है बेचारे धोनी का। तो सचिन ने धोनी से बोला, बोला यार तू क्यों मुंह लटका हुआ है तेरा? तो धोनी ने क्या बोला, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। धोनी ने बोला, बोला सचिन भैया, वो जो मैं आईपीओ का ऑफर लेकर आया था ना, जो 1 अगस्त से 9 अगस्त तक ओपन रहने वाला था, मेरा वो ऑफर कैंसिल हो गया। वो इनिशियल पब्लिक ऑफर कैंसिल हो गया मेरा। मतलब कैंसिल का ही को हो गया बाबूजी? कैंसिल क्यों हो गया? अब सुनिएगा क्यों कैंसिल हो गया। धोनी बोल रहा है क्योंकि मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुआ, इसलिए कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया? क्योंकि मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुआ। अब ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है? अब ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन ये लिस्टेड कंपनीज के ऊपर अप्लाई होता है। वो कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू इशू लेकर आ रही है। अगर कोई कंपनी लेट सपोज 100 करोड़ का इशू लेकर आ रही है, लेट सपोज 100 करोड़ का इशू लेकर आ रही है, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि उस टोटल इशू का कम से कम 90%, एटलीस्ट कम से कम 90%, मतलब 90 करोड़ रुपए के शेयर पब्लिक खरीद ही ले हर हालत में। सर अगर पब्लिक ने 90% ऑफ द इशू साइज, सर अगर पब्लिक ने 90% ऑफ द इशू साइज नहीं करा परचेस, तो बोला जाएगा मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुआ और ऑफर कैंसिल हो जाएगा। सर अगर सपोज करो, सर सपोज करो कि पब्लिक ने कंपनी के शेयर परचेज करने के लिए एप्लीकेशन लगाई थी, 85 करोड़ रुपए, 85 करोड़ रुपीज के लिए एप्लीकेशन आई थी। यार 90 नहीं आई ना, हमें कितना चाहिए भाई? मिनिमम 90। लेकिन सर 85 तो आई थी। अरे क्या करें भाई, 85 आई थी, 89 आई थी यार, बोलो फिर क्या करें उसका? हम क्या बोल रहे हैं आपसे? अगर कोई कंपनी लिस्टेड है और वो कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आ रही है, तो जितने इशू का वो ऑफर लेकर आ रही है उसका कम से कम 90% पब्लिक परचेज कर ही ले, हर हालत में परचेज कर ले। अगर पब्लिक ने परचेज किया लेकिन 90% सब्सक्राइब नहीं हो पाया, मिनिमम 90% सब्सक्रिप्शन नहीं हो पाया, तो फिर उस केस में बोला जाएगा मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुआ और वो इशू कैंसिल हो जाएगा। और वो इशू क्या हो जाएगा? वो इशू कैंसिल हो जाएगा। लेकिन सर यहां पर एक क्वेश्चन आता है। मैंने कहा बोलो, बड़े ध्यान से सुनिएगा बच्चों, बड़े ध्यान से सुनिएगा। बोला सर यहां पर एक क्वेश्चन आता है। बोला सर कंपनी ने ऑफर ओपन किया 1 अगस्त से 9 अगस्त तक, हाँ ऑफर ओपन किया। सर 100 करोड़ का इशू था, तो 90 करोड़ पब्लिक को परचेज करना जरूरी था, बिल्कुल। सर पब्लिक ने 88 करोड़ का परचेज किया, मतलब इतना एप्लीकेशन लगाया कि 88 करोड़ का सब्सक्राइब हो रहा है। दैट मींस मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो नहीं आया, नहीं आया, तो इशू तो कैंसिल हो गया, हो गया। सर जिन लोगों ने एप्लीकेशन लगाई थी उन्होंने एप्लीकेशन मनी भी दी थी, साथ में दी थी, लेकिन सर इशू कैंसिल हो गया, तो क्या वो पैसा कंपनी अपने पास में रखेगी? क्या अब धोनी उस 88 करोड़ को अपने पास ना कैसे रख लेगा? रिफंड करेगा, रिफंड करेगा भाई, रिफंड करेगा। ध्यान से सुने। बोला मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुआ। सचिन ने पूछा मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है? बोला भैया जब भी कोई कंपनी पब्लिक इशू लेकर आती है ना, तो उस इशू का कम से कम 90% तो पब्लिक को परचेज कर ही ले, मतलब मिनिमम 90% तो पब्लिक परचेज कर ले। अगर पब्लिक 90% परचेज नहीं करती तो वो इशू कैंसिल हो जाएगा एंड कंपनी के पास 90 से कम जितना भी पैसा आया वो सब पैसा उसको रिफंड करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। वो सब पैसा उसको रिफंड करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, अमेंडमेंट है। कितने दिन में वापस करना पड़ेगा? पहले भाई साहब लॉ क्या बोलता था? जिस दिन इशू क्लोज हुआ 9 अगस्त, जिस दिन इशू क्लोज हुआ 9 अगस्त, उसके 15 दिन के अंदर अंदर। लेकिन अब है जिस दिन इशू क्लोज हुआ उसके 4 दिन के अंदर अंदर पैसा रिफंड करना पड़ेगा। जिस दिन इशू क्लोज हुआ
उसके 4 दिन के अंदर अंदर पैसा रिफंड करना पड़ेगा। सर अगर 4 दिन में पैसा रिफंड नहीं किया तो 5वें दिन से ब्याज इंटरेस्ट के साथ में पैसा रिफंड करना पड़ेगा। 5वें दिन से इंटरेस्ट के साथ में पैसा रिफंड करना पड़ेगा। आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में? देखो ये लिखा हुआ है, पहले 15 दिन था, अब 4 दिन हो चुके हैं। तो यहां पर ये एलिजिबिलिटी मेरे ख्याल से दोस्तों आपको समझ में आई होगी। ये एलिजिबिलिटी यहां पर आपको समझ में आई होगी। मैं एक बार, अभी तक हमने जितनी एलिजिबिलिटीज पढ़ी हैं मैं उनको रिवाइज कर रहा हूं। जितनी एलिजिबिलिटीज हम लोगों ने यहां पर पढ़ी हैं मैं उनको रिवाइज कर रहा हूं। एक बार देख लेंगे आप लोग, क्लियर है? सबसे पहली एलिजिबिलिटी ये थी कि जो कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है, ना तो वो खुद, ना उसके प्रमोटर को, ना उसके डायरेक्टर को, ना ही उसके किसी सेलिंग शेयर होल्डर को सेबी ने प्रोहिबिट, मना नहीं किया हुआ। दूसरा पॉइंट यह आ जाता है कि जो भी कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आ रही है उसने कम से कम एक रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज जिसके नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल्स है उससे इन प्रिंसिपल अप्रूवल ले लिए। तीसरी हम लोगों ने कंडीशन ये पढ़ी थी कि डिपॉजिटरी के साथ में अग्रीमेंट हो गया है कि जो भी बंदा अप्लाई करेगा उसका डीमेट अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा। जो ऑलरेडी शेयर होल्डर, कन्वर्टेबल डिवेंचर होल्डर है उनके लिए डीमेट अकाउंट ओपन कर देंगे। नेक्स्ट, जो भी पार्टली पेड शेयर है उनको फुल्ली पेड अप बनाओ या फॉरफीट करो। नेक्स्ट, जो कंपनी इशू लेकर आ रही है उसने लेटर ऑफ ऑफर के अंदर एक ऑब्जेक्ट बताया हुआ होगा, आईपीओ में जितना पैसा आया उसका 25% किसी दूसरे प्रोजेक्ट में लगाया जा सकता है, बाकी का मेन ऑब्जेक्ट में लगाना पड़ेगा। अब सर दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर तो 25% लगा दिया, उसका 75% कहां से आएगा? अदर वेरिफिएबल मीन से आ जाएगा। क्लियर है ये चीज यहां तक? देन उसके बाद में नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि जितने प्रमोटर्स होंगे उन सबका डीमेटलाइज्ड फॉर्म में शेयर्स होने जरूरी है। उसके बाद में नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी कंपनी आईपीओ लेकर आना चाहती है, ना तो वो खुद, ना उसका डायरेक्टर, ना उसका प्रमोटर विलफुल डिफॉल्टर या फ्रॉडुलेंट बायर नहीं होने चाहिए। देन उसके बाद में मैंने आपको बोल दिया कि ऑफर जो है वो मिनिमम 3 दिन, मैक्सिमम 10 दिन के लिए ओपन रहेगा। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन दैट इज 90% सब्सक्राइब नहीं होता है तो जिस दिन ऑफर क्लोज हुआ, हमारे केस में 9 अगस्त को क्लोज हुआ, उसके 4 दिन के अंदर अंदर पैसा रिफंड करना पड़ेगा। नहीं किया तो 5वें दिन से इंटरेस्ट के साथ में पैसा रिफंड करना पड़ेगा। एक बार सब लोग चैट पर जल्दी से बता देंगे यहां तक मैंने जितना आप लोगों को पढ़ाया क्या वो समझ में आया? एक बार जल्दी से बता दो बच्चों, जितना मैंने आप लोगों को पढ़ाया है क्या वो आप लोगों को समझ में आ चुका है? जल्दी जल्दी बताएं दोस्तों आप लोग, जितना मैंने अभी तक आप लोगों को पढ़ाया वो क्लियर है यहां तक? चलिए ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। बच्चों ये हम लोगों ने एलिजिबिलिटीज पढ़ी। अब मेरी बात को सुनिएगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था, मैंने आपको बोला था कि अगर कोई भी कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आना चाहती है तो ऐसा नहीं है मुंह उठाया और आईपीओ लिया, ना 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 भाई साहब, पहले आप ये चेक करो कि क्या आप एलिजिबल हो आईपीओ लाने के लिए। वो हमने रेगुलेशन 5 में चेक किया। एक चीज याद रखने वाली बात है सर, रेगुलेशन 5 में तो हमने जो एलिजिबिलिटीज पढ़ी, हमने तो काफी सारी एलिजिबिलिटीज पढ़ी, हमने तो काफी सारी एलिजिबिलिटीज पढ़ी। सर अगर कोई कंपनी आईपीओ लेकर आना चाहती है वो एक आध एलिजिबिलिटी तो फुलफिल करती है, बाकी की नहीं करती, ऐसे नहीं चलेगा भैया। ऑल ऑल ऑल। सर क्या हमें एलिजिबिलिटीज के ये रेगुलेशन याद करनी चाहिए? मेरा सजेशन है करनी चाहिए। मेरा सजेशन है ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं आईपीओ, इसके अंदर मैं सिर्फ आपको 3 रेगुलेशन याद करवाऊंगा, सिर्फ 3, और वो हो जानी चाहिए आपको। रेगुलेशन 5 जिसके अंदर हम एलिजिबिलिटी पढ़ते हैं। अब भाई साहब, एक कंपनी है रिलायंस, वो एलिजिबल है। रिलायंस कंपनी आईपीओ लाना चाहती है। रिलायंस कंपनी ने रेगुलेशन 5 की सभी एलिजिबिलिटीज को चेक किया, बोला मैं तो एलिजिबल हूं यार, मैं तो सभी एलिजिबिलिटीज को फुलफिल करती हूं, इसका मतलब है मैं तो इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आ सकती हूं, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। तो रिलायंस कंपनी भाई सब खुश हो गई। अच्छा, रिलायंस कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर तो आ सकती है पर कंडीशन फुलफिल करके ला सकती है। अब कंडीशन है मेन कंडीशंस, अगर ये कंडीशंस फुलफिल कर रहे हो तो आईपीओ लेकर आओ। मेन कंडीशंस रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 1 में लिखी हुई है। आपके कोर्स में 4 दी हुई है, मैं 5 पढ़ाऊंगा क्योंकि 5 भी एग्जाम में पूछ ली जाती है, कोर्स में नहीं है, पूछ ली जाती है। मेन कंडीशंस फुलफिल कर। लेकिन सर
रिलायंस कंपनी एलिजिबल तो है। अब आप बोल रहे हो एलिजिबल है तो भैया आईपीओ तो ला सकते हो, कंडीशन पूरी करके ला सकते हो। आपने बोला मेन कंडीशन रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 1 में जो हम पढ़ेंगे उनके थ्रू आईपीओ ले आओ। सर रिलायंस कंपनी ना मेन कंडीशन पूरी नहीं करती, कोई बात नहीं, ऑल्टरनेट कंडीशंस के थ्रू ले आओ। अगर मेन कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहे हो कोई बात नहीं, रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 2 कुछ ऑल्टरनेटिव कंडीशन है उनको फुलफिल कर दो, आईपीओ ले आओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा 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 अच्छा। तो फिर सर अब हम मेन कंडीशंस को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो फिर सर अब हम मेन कंडीशंस को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बच्चों ये जो मेन कंडीशन है इसमें थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा, रीजन बीइंग कि मुझे इसमें एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको बनाकर और समझाना पड़ेगा, बना के समझाना पड़ेगा। सीएमए के अंदर जो मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको पढ़ा के समझाऊंगा आज तक ऐसा पूछा गया नहीं है, पर मेरी उम्मीद है कि शायद अब पूछा जाएगा या जाना चाहिए, इसलिए मैं उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में पढ़ा दूंगा। क्लियर है? तो हमने एलिजिबिलिटीज पढ़ ली, अब हम कंडीशन पर आ गए। वो कंपनी जो एलिजिबिलिटीज को पूरा करती है आईपीओ ला सकती है कंडीशंस को फुलफिल करके। पहले हम मेन कंडीशंस पढ़ेंगे। तो आपके पास में जब बुक आ जाएगी तो आप रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 1 है ये, और ये मेन कंडीशंस है। आप वहां पर लिख लोगे अपनी बुक में कि इन्हें मेन कंडीशंस बोला जाएगा, और इन्हें रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 1 की कंडीशंस बोला जाएगा। एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे, 5 कंडीशंस हैं, बड़े ही आराम से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला, जो भी कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आना चाहती है उसके नेट टेंजिबल असेट्स, उसके नेट टेंजिबल असेट्स कितने होने चाहिए? कम से कम 3 करोड़ के, कम से कम 3 करोड़ के। लेकिन कब होने चाहिए? आज सपोज करेंगे हम मोहित बंसल क्लासेस, हम सपोज करते हैं कि करंट ईयर है हमारा 2025-26, ये करंट फाइनेंशियल ईयर है, और इस साल मोहित बंसल क्लासेस आईपीओ लाना चाहता है। तो अब आप प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में चले जाओ। सर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर कौन सा? 3 प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में चले जाओ, 3 में चले जाओ। कौन सा बन गया आपका? 24-25 बन गया। इमीडिएट प्रीसीडिंग, इमीडिएट जस्ट पहले वाले 23-24 बन गया। ठीक है भाई, यही बन रहा है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, यही 3 बन रहे हैं हमारे। अच्छा, तो इसमें हमारी नेट टेंजिबल असेट कितनी होनी चाहिए? नेट टेंजिबल असेट कितनी होनी चाहिए? कम से कम 3 करोड़। ये 3 करोड़ हर साल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आप बोलोगे सुनो सर यहां तो मेरी 1.5 करोड़ थी, और यहां मेरी 1 करोड़ थी, और यहां मेरी 1 करोड़ थी, तो अब तीनों को जोड़ लो सर, तीनों को जोड़ के 3.5 करोड़ बन रही ना। गलत गलत। नेट टेंजिबल असेट कम से कम 3 करोड़ रुपए होनी चाहिए। 3 करोड़ कैसे होनी चाहिए? इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, इन ईच ऑफ द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर, हर साल 2024-25 के अंदर भी कम से कम 3 करोड़ होनी जरूरी है। 23-24 के अंदर भी कम से कम 3 करोड़ होना जरूरी है। 22-23 के अंदर भी कम से कम 3 करोड़ होना जरूरी, हर साल। ईच, एग्रीगेट नहीं कर रहे हैं, क्यूमुलेट नहीं कर रहे हैं, जोड़कर नहीं बोल रहे हैं, हर साल इंडिविजुअली नेट टेंजिबल असेट्स कम से कम 3 करोड़ की होनी जरूरी है। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक की कहानी समझ में आई, पर पूरी नहीं आई है अभी, अभी मैं और बताऊंगा, सुन लो अभी शांति से। कोई भी कंपनी अगर इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आना चाहती है तो उसे मेन कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी, रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 1। अब उसकी पहली कंडीशन क्या है? जिस ईयर में वो आईपीओ लेकर आना चाहती है उसके पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स, उसके पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर, उसके पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर उसकी नेट टेंजिबल असेट्स कम से कम 3 करोड़ रुपए की होनी जरूरी है, और ईच प्रीसीडिंग ईयर में 3 करोड़ की होनी जरूरी है। लेकिन अब यहां पर एक क्वेश्चन आ जाता है, बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा। मेन मेन क्वेश्चन अब स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। मेन क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। एक साल में कितने महीने होते हैं? आपका फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होता है? अप्रैल में, और कब खत्म होता है? मार्च में, है ना? ऐसे ही होता है ना।
तो अप्रैल 2025 में शुरू हुआ, मार्च 2026 में, ऐसे ही होता है। तो अप्रैल 24, मार्च 25, अप्रैल 23, मार्च 24, अप्रैल 22, मार्च 23, ऐसे ही है। सुनो, अप्रैल से नवंबर के अंदर कंपनी की नेट टेंजिबल असेट 2 करोड़ थी। फिर दिसंबर से और मार्च तक 3 करोड़ हो गई। ठीक है जी। अब इस वाली की बात करी मैंने, अब इस वाली की बात कर रहा हूं। अप्रैल से नवंबर तक 4 करोड़ नेट टेंजिबल असेट थी। दिसंबर से मार्च तक 3 करोड़ हो गई। ठीक है जी। अब इस वाली के लिए बात कर रहा हूं। अप्रैल से सितंबर तक 5 करोड़ नेट टेंजिबल असेट थी। दिसंबर से मार्च तक 7 करोड़ नेट टेंजिबल असेट हो गए। आप लोग क्वेश्चन को दोबारा से समझ लीजिएगा और अब आप लोग एक बार चैट पर जवाब देंगे। चैट पर बताएं, क्या ये पहली कंडीशन फुलफिल कर रही है कंपनी? क्या ये कंपनी पहली कंडीशन, जल्दी से बताएं, जल्दी, 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट भी नहीं, जल्दी। क्या ये कंपनी पहली कंडीशन फुलफिल कर रही है? क्या ये कंपनी पहली कंडीशन फुलफिल कर रही है? जल्दी से बताएं। हाँ जी, आंसर बताइए चैट में अपना। क्या ये कंपनी एलिजिबल है? आपका जवाब क्या होना चाहिए? सबका जवाब गलत है। ठीक है जी। सबका, जिसने ये बोला है ना कि हाँ जी सर एलिजिबल है, उन सबका जवाब गलत है। क्यों? क्योंकि एक बार दोबारा से हम अपनी कंडीशन पर चलते हैं। अब पढ़ेंगे एक बार कंडीशन। कंडीशन को हम एक बार यहां तक पढ़ेंगे। पढ़ो, दोबारा से पढ़ेंगे एक एक, आराम आराम से। इशूअर मतलब जो कंपनी इशू आईपीओ का इशू लेकर आना चाहती है, उसकी नेट टेंजिबल असेट्स होनी चाहिए ऑफ एटलीस्ट ₹3 करोड़, कम से कम 3 करोड़ की, इन ईच ऑफ द प्रीसीडिंग 3 फुल ईयर। मतलब पिछले 3 साल के अंदर, हर साल, ईच ईच लिखा हुआ है, ईच, हर साल 3 3 3 3 करोड़ होना जरूरी है। प्रीसीडिंग 3 फुल ईयर, फुल ईयर का मतलब क्या है? 12 के 12 महीने 3 करोड़, 12 के 12 महीने 3 करोड़। ऐसा नहीं है 12 में से कुछ महीने तो 3 करोड़ से कम थे और कुछ महीने 3 करोड़, तो उसको पूरा साल काउंट नहीं। यहां आप कंडीशन समझिए। पहली कंडीशन क्या है? नेट टेंजिबल असेट कम से कम 3 करोड़। दूसरी, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, ईच प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 3 करोड़। और तीसरी कंडीशन क्या है? फुल ईयर, मतलब पूरा 12 महीने, मतलब पूरा 12 महीने। यहां पर हमारे क्वेश्चन में देखिए, अगर हम नीचे से शुरू करते हैं एक बार देखना, तो देखिए अप्रैल से सितंबर 5 करोड़, कंडीशन फुलफिल है। दिसंबर से मार्च 7 करोड़, पूरे 12 महीने 3 करोड़ थी। अप्रैल से नवंबर 4 करोड़, दिसंबर से मार्च 3 करोड़, पूरे 12 महीने फुलफिल थी। अप्रैल से नवंबर 2 करोड़, पूरे 12 महीने फुलफिल नहीं है, सिर्फ दिसंबर से मार्च फुलफिल है। कंडीशन पूरी नहीं हो रही है और ये कंपनी आईपीओ नहीं ला पाएगी। स्टूडेंट बोलता है सर अभी तक मेरे को कंडीशन समझ में आ गई, लेकिन कंडीशन अभी पूरी नहीं हुई है, अभी बची हुई है, अभी बची हुई है। सर अब क्या कंडीशन है? मैंने आपको बोला कोई भी कंपनी जो इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आना चाहती है, जो भी कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आना चाहती है, वो कंपनी पिछले 3 साल में हर साल उसकी नेट टेंजिबल असेट्स कम से कम 3 करोड़ होनी चाहिए, फुल ईयर मतलब पूरे 12 महीने। लेकिन सर सपोज करिए एक कंपनी है, उसकी नेट टेंजिबल असेट 5 करोड़ है, आपने 3 करोड़ बोला, उसकी 5 करोड़ है, लेकिन उसमें से उसने कुछ तो फिक्स असेट्स की तरह रखे हुए हैं, इन्वेस्टमेंट कर दिया, प्लांट मशीनरी, जमीन खरीद ली, लेकिन कुछ उसके मॉनेटरी असेट्स है। मॉनेटरी असेट्स का मतलब कैश रखा है, पैसा है, और पैसा हाथ का मेल है, कभी भी खर्च हो सकता है। अब आप सोचिए, आज अगर एक कंपनी पब्लिक के पास में ऑफर लेकर आ रही है,
पब्लिक से बोल रही है आओ मेरे शेयर्स खरीदो, पैसा इन्वेस्ट करो, और खुद कितने रिस्क पे चल रही है कि उसकी असेट्स उसके पास में मॉनेटरी फॉर्म में है, कभी भी खर्च हो जाएंगी। मॉनेटरी फॉर्म में जो चीज है वो तो लिक्विड असेट्स है, कभी भी पैसा खर्च हो जाएगा। वो कंपनी तो बहुत ज्यादा रिस्की कंपनी है भाई साहब, वो कंपनी तो बहुत ही ज्यादा रिस्की कंपनी है। इसीलिए अब कंडीशन ये बोलती है कि नेट टेंजिबल असेट्स कम से कम 3 करोड़ की होनी चाहिए, और उसका 50% मैक्सिमम मॉनेटरी हो सकता है, कैश की फॉर्म में हो सकता है, बाकी का तो कम से कम 50% फिक्स असेट्स होने जरूरी है, बाकी का तो 50% कम से कम फिक्स असेट्स होने जरूरी है। अब यहां पर दोबारा से एक बार बात को समझिएगा, मैं दोबारा से बोल रहा हूं, मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि अगर कोई भी कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आना चाहती है तो प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर पूरे साल हर साल उसकी 3-3 करोड़ नेट टेंजिबल असेट होनी चाहिए, और मैक्सिमम 50% मॉनेटरी टर्म में हो सकता है, उससे ज्यादा मॉनेटरी टर्म में नहीं हो सकता, कम ही होगा। लेकिन लेकिन अब यहां पर एक एक्सेप्शन आ जाता है, लेकिन अब यहां पर एक एक्सेप्शन आ जाता है। सर क्या एक्सेप्शन आ जाता है? सपोज करिए मोहित बंसल क्लासेस, सपोज करिए मोहित बंसल क्लासेस, अब मोहित बंसल क्लासेस की जो नेट टेंजिबल असेट्स है ना, वो 100 करोड़ रुपए है, लेकिन उसका मॉनेटरी फॉर्म में 70 करोड़ रुपीस मॉनेटरी फॉर्म में है। सर मॉनेटरी फॉर्म में मैक्सिमम 50% हो सकता है, आपने तो 70 करोड़ होल्ड किया हुआ है, मोहित बंसल क्लासेस ने 70 करोड़ होल्ड किया है, सर ये तो आईपीओ ला ही नहीं सकती। लेकिन सुनो तो, पूरी बात तो सुनो, पूरी बात तो सुनो। यहां पर मोहित बंसल क्लासेस ये बोल रही है कि जो मैं एक्स्ट्रा, जो मेरा मॉनेटरी फॉर्म में एक्स्ट्रा 20 करोड़ रुपए है ना, जो मेरा मॉनेटरी फॉर्म में एक्स्ट्रा 20 करोड़ रुपए है ना, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, मोहित बंसल क्लासेस प्रॉमिस कर रही है कि जो 20 करोड़ रुपए मैंने एक्स्ट्रा होल्ड किया हुआ है मॉनेटरी फॉर्म में, मैं उसको कहीं किसी दूसरी जगह पर यूज ना करके कंपनी के मेन ऑब्जेक्ट में यूज करूं, कहीं और कहीं यूज नहीं करूंगा, मेन ऑब्जेक्ट में। ये प्रॉमिस करा, राइटिंग में लिख के प्रॉमिस कर दिया। जब मोहित बंसल क्लासेस ने बोला यार मेरे को आईपीओ लाना है यार, नेट टेंजिबल असेट्स 3 करोड़ है कि नहीं, प्रीवियस 3 ईयर्स का चेक करा, बोला यार तीनों साल में 100-100 करोड़ है हमारी तो भाई, बोला फिर तो ला सकते हैं। मॉनेटरी टर्म में कितनी है, चेक करा तो पता लगा यार 70 करोड़ है, बोला यार 50% ही हो सकता है मैक्सिमम मॉनेटरी फॉर्म में, हमने तो 70 करोड़ होल्ड कर रखा है, तो नहीं ला सकते। वहीं पर मोहित बंसल क्लासेस ने राइटिंग में बोला, बोला सुनिए मैक्सिमम कितना हो सकता है, 50 करोड़, 50% हो सकता है ना, तो हमारे केस में तो नेट टेंजिबल असेट 100 करोड़ है, हाँ उसका 50% 50 करोड़ बनता है, हमने होल्ड किया हुआ है 70 करोड़, मतलब 20 करोड़ हमने एक्स्ट्रा होल्ड कराए। राइटिंग में प्रॉमिस कर रहे हैं इस 20 करोड़ को कहीं आलतू फालतू खर्च नहीं करेंगे, कंपनी के मेन ऑब्जेक्ट में यूज करेंगे। तो फिर उस केस में आईपीओ लेकर आ सकते हो, चाहे से मॉनेटरी फॉर्म में मोर देन 50% आपकी नेट टेंजिबल असेट्स हैं। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक की बात मेरे को समझ में आ गई, सर यहां तक की बात मेरे को समझ में आ गई, अभी भी कंडीशन पूरी नहीं हुई है, अभी बची हुई है, और ये मैं उतना ही पढ़ा रहा हूं जितना आपके सीएमए फाइनल के स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है ना, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ रहे हैं हम।